मार्केट की बात करते हैं। और वैसे इरेडा में बाय द वे अब सर्किट लग गया, वो हम 10% अभी सर्किट रिवाइज हो गया है वहाँ पर। पहले 8% जो मूव था वो 10% का हो गया। शानदार मूव यहाँ पर इस समय देखिए, 10% के सर्किट पर ये स्टॉक काम कर रहा है। खैर इरेडा की बात करेंगे, लेकिन पहले मार्केट की बात करते हैं। और आज दो मार्केट्स हैं, एक है आपकी मिड कैप मार्केट, एक है आपकी लार्ज कैप मार्केट। और दोनों में क्लियरली एक अलग अलग ट्रेंड है। ये देखिए मिड कैप इंडेक्स देखिए, क्या शानदार रिकवरी, आधे % ग्रीन के साथ अब डे हाई पर। डे हाई का मतलब फ्रेश लाइफ टाइम हाई भी ऑलमोस्ट मिड कैप इंडेक्स के लिए। तो ये तो है एक इंडेक्स। दूसरी तरफ निफ्टी है, हालांकि निफ्टी भी डाउन बट नॉट आउट। और अब तो खैर डाउन भी कहना शायद थोड़ा गलत होगा, लेकिन फिर भी एक बार जरा बेसिक स्टैट्स देख लेते हैं, उसके बाद स्ट्रैटेजी पर आएंगे। और लोअर लेवल से ठीक ठाक रिकवरी, निफ्टी बैंक ने उस रिकवरी को लीड किया ऑब्वियसली, वो इम्पॉर्टेंट है। और आज मार्केट को गिरा रहा है लेकिन, या फिर चलने जो नहीं दे रहा है सेक्टर, वो है आईटी। और आईटी में आज काफ़ी गिरावट है। अब आप उसको ओरेकल से लिंक करना चाहें या ना लिंक करना चाहें, लेकिन फेड के उस डिसीजन से पहले आईटी इंडेक्स में अच्छी खासी गिरावट है। ये 0.25% की गिरावट है। उसके बावजूद निफ्टी ज़्यादा नहीं गिरा। ये अपने आप में मार्केट की स्ट्रेंथ है हर्षदा। और मिड कैप में तो खैर अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस आज, एडवांस डिक्लाइन भी आपका फेवर में है। तो ठीक है, मार्केट यही होता है पॉजिटिव कंसोलिडेशन, यही होता है टाइम वाइज करेक्शन। इसी तरीके से मूविंग एवरेजेस ऊपर आती हैं। जी हाँ, आफ्टरनून अनुज, आफ्टरनून वीरू। सवाल फिर यही है अनुज, ट्रेड क्या लेना है? कंस्ट्रिंग कंसोलिडेशन है और शायद कुछ समय तक चलेगा, तो किन लेवल्स पर नजरें बनाएं? कंस्ट्रिंग जो कल हम लेवल का जिक्र कर रहे थे 2850, आज चैलेंज हुआ है, उसके नीचे काफी समय तक कारोबार किया, लेकिन उसके ऊपर वापसी जरूर हुई। बिल्कुल, देखिए जब तक उसके ऊपर क्लोज हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। और ये मार्केट में एक चल रहा है कंसोलिडेशन। मार्केट में दो तरीके से करेक्शन आती है, या तो प्राइस गिर जाए या फिर मार्केट कुछ टाइम स्पेंड कर ले, मूविंग एवरेजेस कैचअप कर जाए। क्योंकि हमने एक ब्रेथ में इतनी बड़ी रैली देखी है, 1000 पॉइंट से ज़्यादा की रैली निफ्टी में हुई थी। थोड़ा सा मार्केट को कंसोलिडेशन हो जाएगा मेरे ख्याल से। आज तो 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट प्राइस से कैचअप कर जाएगी, और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी काफ़ी करीब आ जाएगी। तो ये एक तरीका होता है। एक बड़े मूव के बाद हमेशा कंसोलिडेशन आता है, और उसमें कोई बुराई नहीं है, आना भी चाहिए। अब देखिए ये 7 डे मूव 0.1% रह गया ना, अब ये आपकी मूविंग एवरेजेस को कैचअप करने में हेल्प करेगा, और ये आपके लिए अपने आप में एक पॉजिटिव होगा। जब तक स्क्रीन पर 2800 2850 है क्लोजिंग बेसिस पर, तब तक लॉन्ग रहें और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाएं। डिप्स दे रहा है मार्केट आपको, आज भी देखिए शानदार डिप दी मार्केट ने। ऐसे डिप्स पर ही आपको बाय करना है और एक स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना है मार्केट में। लग गया तो बैड लक, नहीं लगा तो फिर आपकी चांदी। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, आज वीकली एक्सपायरी है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, लेकिन ठीक है। एक रेंज है 46,900 to 47,300, वो मेरे ख्याल से इंटैक्ट है। लेकिन मेरा व्यू जो है ना, मेरा व्यू अभी तक इंटैक्ट है कि ये मार्केट में एक बड़ी रैली के बाद टिपिकल कंसोलिडेशन, उसके बाद नेक्स्ट फेज जो होगा उसमें आपको फिर मौका नहीं मिलेगा। फिर मार्केट वापस 3 दिन में आपको 500-600 पॉइंट की रैली दे देगा, प्रोवाइडेड आप उस समय वहाँ पर इन्वेस्टेड हैं या नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी में फिर वो 50,000 का मूव आएगा, लेकिन प्रोवाइडेड आप हैं या नहीं है इसमें। स्टॉप लॉस के साथ काम करना है ऑब्वियसली, लेकिन रहना लॉन्ग ही है इस मार्केट में। लॉन्ग रहना है, स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखें। और इंडेक्स के लिए क्लियरली इस समय निफ्टी के लिए खास तौर से वो 2800 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। उसके नीचे हम फिसले थे, लेकिन जब तक 2800 और 850 के ऊपर हम क्लोज दिखा रहे हैं, तब सब कुछ चंगा है। वीरू, आफ्टरनून, बताइए क्या नोटिस किया आपने? फ्यूचर्स में पोजीशंस क्या बन रही है? हर्षा गुड आफ्टरनून, अनुज गुड आफ्टरनून। और जिन काउंटर्स में अच्छा मूव है विद स्ट्रॉन्ग वेरिएशन, उन पे एक नज़र डालते हैं। देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन कुछ हद तक HDFC बैंक का भी है। आज HDFC बैंक ने काफ़ी दिनों बाद एक परसों, इनफैक्ट कल भी काफ़ी सॉफ्टनेस दिखाई थी, आज भी कमज़ोर खुला। लेकिन अगर आप इस वक्त डे लो से देखें तो करीब 1634 पे अब फ्लैट हो चुका है। बट लगभग 23 नवंबर के बाद पहली बार टेंडिमा की ट्रैजेक्टरी को छुआ, थोड़ा सा ओवरहीटेड था, कूल ऑफ हुआ, और उसके बाद फिर पुल बैक। लोअर लेवल से यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी बाइंग थी। एक हो गया ये स्टॉक जिस पर नज़र रहेगी। दूसरा स्टॉक जिस पर मेरी नज़र है वो है ऑरविंदो फार्मा, जिसे कहते हैं कोर स्ट्रेंथ। औरो फार्मा आपकी स्क्रीन पे आएगा, स्ट्रॉन्ग बाइंग। सुबह भी हमारी बातचीत इस स्टॉक पे हुई थी, 1036 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ, और यहाँ भी 1 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में जुड़े हैं। और टिपिकल फ्लैग लगभग ये फॉर्मेशन पिक्चर में है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से। और आई थिंक ये अब जो 21 नवंबर से एक कंसोलिडेशन विद नेगेटिव बायस हो रहा था, उस रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करता हुआ। दूसरा स्टॉक जिस पर मेरी नज़र रहेगी वो है ऑरविंदो फार्मा। तीसरा स्टॉक जहां पर नज़र है वो है GMR एयरपोर्ट्स। हालांकि इंट्राडे में काफ़ी चल भी चुका है, बट स्टिल
मूव अच्छा और कुछ हिस्टोरिकल लेवल्स काटता हुआ स्टॉक का 75 पे आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पर भी एक बहुत छोटी टाइम फ्रेम पे एक फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ है और एक इसने जो कंजेशन जोन है जनवरी 2010 का वो पार कर दिया है, तो इस पर एक नज़र रहेगी। और एक कैपिटल गुड्स स्पेस में सिमेंस यहाँ पर भी नज़र रहेगी हर्षदा, करीब करीब 3927 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ, और इसने भी अपने पिछले 7 सेशन की राइजिंग चैनल को, इनफैक्ट राइजिंग चैनल को हाई साइड पे और बाइसेक्ट कर दिया है। पिछले 5 सेशन का लो एग्जैक्टली 5 डे में है और आज हमने पिछले 5 सेशन की जो हायर एज है उसको पार कर दिया। तो ये कुछ 4 स्टॉक्स जहां पर मेरी नजर रहेगी हर्षदा। पर बात करेंगे और कुछ और काउंटर्स भी है जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए, जिनमें आज ट्रेड साफ दिखा है तेजी और मंदी का। वो ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। देखिए दोनों साइड के ट्रेड्स आपको दिखाई देंगे। सुबह में मुनाफा वसूली थी, अब सेकेंड हाफ में कुछ रिकवरी आती दिखाई दे रही है। कहाँ से सपोर्ट मिला है मार्केट को वो पहले स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और इसमें दिग्गज और मिड कैप्स दोनों हैं। आज ऑटो कंपनियों का साथ है, हीरो मोटोकॉर्प 3.25% ऊपर, पावर में एनटीपीसी में जोश, एलएनटी का साथ मिल रहा है और सरकारी बैंक देखिए एसबीआई करीब करीब 1% का इजाफा इधर है। पावर कंपनियों का मैं जिक्र कर रही थी तो पीएफसी आरईसी को इग्नोर नहीं कर सकते, 7% की तेजी यहाँ पर। टीवीएस मोटर में आज हम देख रहे हैं बहुत ही तगड़ी तेजी है, हीरो का साथ देता हुआ ये काउंटर, और एनएमडीसी भी 4-4.5% के गेन्स पर बैठा है। अब आइए आप मंदी वाले ट्रेड्स पर, और मंदी एक तरफ टेक्नोलॉजी कंपनियों में टेक्निकल पैरामीटर्स चैलेंज होते हुए और सारे टेक स्टॉक्स दबाव में, टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, एलटीआई माइंट्री या फिर टेक महिंद्रा, सब में 1.5 से 2% का नुकसान है। आज एक्सिस बैंक ऑफ कोर्स उस बड़े ब्लॉक डील के बाद दबाव में आता हुआ, बलरामपुर चीनी में 2.5% की गिरावट, पीआई इंडस्ट्रीज कल के 10% के नुकसान के बाद आज इंट्राडे में 3.5-4% टूटा है, फिलहाल 1.5% नीचे। और लॉरिस लैब जिसकी एक इकाई को दरअसल कुछ आपत्तियां सामने आई हैं यूएस एफडीए की तरफ से, वो स्टॉक भी आज दबाव में है। यहाँ पर हम देख रहे हैं बिक वाली। अब ऐसे में आपने ट्रेड क्या लेना है, तेजी मंदी की तरफ कौन से स्टॉक्स बैठ रहे हैं, सब पर बातचीत होगी। फंडामेंटल राय लेंगे हम जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह से। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, चंदन तापड़िया और रिचित जैन होंगे। फिर आज खासा फोकस आईटी काउंटर्स पर रहेगा। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या ट्रिगर है बिकवाली का, आउटलुक बिगड़ रहा है या फिर अभी भी बरकरार है, ओमकार टंगसाले को जोड़ेंगे। 2:30 बजे फोकस में आएगा टीवीएस मोटर। ध्यान दीजिएगा कि 2 डेकेड्स के बाद एक ऑटो कंपनियों का आईपीओ आ रहा है, ओला इलेक्ट्रिक, और उसके सामने जो बड़ा कॉम्पिटिटर है टीवीएस मोटर, तो क्या स्थिति उभर कर आ रही है। सीएनबीसी टीवी 18 की सोनिया शनॉय को जोड़ेंगे हम। फिर 2:35 पर पावर स्टॉक्स में क्या चल रहा है उसकी चर्चा होगी यतिन के साथ। एसएमई मार्केट में जो है हम देख रहे हैं आईपीओस की भरपार है और काफ़ी बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या खास है सुमित बताएंगे। फिर मार्केट बिग बॉयस में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के पीएमएस मैनेजर अमित गुप्ता हमारे साथ होंगे 3 बजे के आसपास। फिर मार्केट क्लोज की तरफ नजरें 3:10 के आसपास बीटीएसटी ट्रेड्स या एसटीबीटी ट्रेड्स, और ऑफ कोर्स मार्केट क्लोज की स्ट्रैटेजी और फाइनल क्लोज का इंतजार। बिल्कुल। चलिए कुछ स्टॉक्स देखते हैं जो हमने स्पॉट किए थे। आज सुबह एचपीसीएल की बात हुई थी, एक बार एचपीसीएल लेकर आइए वापस। इनफैक्ट एचपीसीएल हमारी स्पॉटलाइट में भी था हर्षदा, परसों था शायद, जब वो एक बेकार की रिपोर्ट पे गिर गया था कि पेट्रोल और डीजल प्राइस कम करने को कहा जाएगा, मतलब। और ये देखिए, ये अब ये मौके होते हैं, उस दिन बाय करने का मौका। हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि अच्छा मौका दे रहा है आपको एचपीसीएल बाय करने का, और आज देखिए किस तरीके के मूव आ रहे हैं यहाँ पर। और अब मुझे लग रहा है इसका इवन 52 वीक हाई भी पॉसिबल है जो 391 पर था, तो यहाँ पर एक अच्छा मूव। अच्छा, कमाल की बात यह है कि उतनी बाइंग बीपीसीएल में नहीं हुई जितनी आज एचपीसीएल में हुई है, तो ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग है। और खैर बाकी भी स्टॉक्स की बात करेंगे, लेकिन पहले कॉल्स ले लेते हैं। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ गया है। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए इस समय की ट्रेड आपकी। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू यू। और है बैंकिंग क्षेत्र से, स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पर अच्छी तेजी है, बस 222 पे ट्रेड कर रहा है। 219 का स्टॉप लगाना चाहिए, 3 रुपए का। टारगेट मेरा 230 का है, उसके पहले 228, फिर 230। अपमूव मिलना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा में। यस, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा अपमूव देखने को मिल रहा है, लगभग 3% ऊपर, अब 230 की तरफ बढ़ेगा। कावा साहब का पहला टारगेट। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। तो देखिए एनएमडीसी में खरीदारी करनी है। एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद हमने आज एक ब्रेकआउट देखा। एनएमडीसी में काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। करंट लेवल्स पे एनएमडीसी में खरीदारी करनी चाहिए। 188 का स्टॉप लॉस लगाइए
और 199 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है एनएमडीसी में। ये दोनों कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 195 वाला कॉल ऑप्शन जो 5 रुपए 70 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 3 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए और 10 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, एनएमडीसी यहाँ पे 195 का कॉल ऑप्शन भी आपके पास विकल्प है, 570 पे ट्रेड करता हुआ ये। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेन एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, यहाँ पे कैपिटल गुड्स मुझे अच्छा लगता है, एल&टी, सीमेंस, यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रैक्शन अच्छा है। तो अगर मुझे एक चुनना है तो आई वुड लाइक टू गो विद सीमेंस। मुझे लगता है यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट मिल रहा है, इट्स अ राइजिंग वेज फॉर्मेशन जिसका ब्रेकआउट मिला है, आप चैनल भी कह सकते हैं, इट्स अ राइजिंग चैनल ऑल्सो। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट मिला है वो लेवल है 3940 का, 3957 पे फ्यूचर में ये ट्रेड हो रहा है। तो हम बाय करेंगे सीमेंस विद स्टॉप लॉस ऑफ 3930 और जो टारगेट सेट करेंगे वो रहेगा 4000 का, 4000 से लेके 4050। मुझे लगता है यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट आया है, तो सीमेंस इज अ बाय। रुचित के पास चलते हैं। रुचित, गुड आफ्टरनून। रुचित, आपके पिक? जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेदांता में खरीदारी की सलाह रहेगी। सो प्योरली डेरिवेटिव्स के डेटा देखें तो 250 के कॉल ऑप्शंस में अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो लगभग 87 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट अभी भी आउटस्टैंडिंग है, जबकि स्टॉक अभी 254 255 के रेंज में चल रहा है। तो क्लियरली जो कॉल राइटर्स है उनकी पोजीशन स्ट्रैप हुई है। लगभग 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, बट वो 11 लाख के कम होने के बावजूद 87 लैक्स और आउटस्टैंडिंग है। फ्यूचर्स में ओआई बढ़ने लगा और पिछले वीक का जो हाई था कंसोलिडेशन का रेजिस्टेंस 254, वो ये स्टॉक ने क्रॉस किया है। सो आई थिंक क्लासिक प्लेस है जहां पे आपको शॉर्ट कवरिंग एज वेल एज फ्रेश लॉन्ग कॉम्बिनेशन का दोनों का कॉम्बिनेशन देखने मिल सकता है। तो 255 पे वेदांता में खरीदारी करें, 250 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और 264 263 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें। 64 263 के टारगेट्स के लिए मौका वेदांत में तेजी का। वैसे मेटल्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव्स देखने को मिला और ये दूसरा ट्रेड है मेटल से जुड़ा हुआ। जो पहला मानस एनएमडीसी दे रहे थे और अब वेदांत आया है। गौरांग, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? धन्यवाद हर्षिता जी आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो आज एक स्टॉक जो कि ऊर्जा वितरीकरण से जुड़ा हुआ है और एक इतिहास बनाया है, वो है पावर ग्रिड। 235 236 के आसपास मौजूदा स्तर है। सितंबर के महीने में एक बोनस भी घोषणा की थी इस कंपनी ने, तो यहाँ पर खरीदारी की राय है और 270 तक के लक्ष्य निर्धारित किए हैं पावर ग्रिड के। ओके, पावर ग्रिड आपकी स्क्रीन पे आएगा, पावर ग्रिड, और 235.85 पे ट्रेड करता हुआ। सारे पावर स्टॉक्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। बहरहाल मैं ज़रा यहाँ पे ध्यान जो है वो पावर से हटा के थोड़ा सा आपका एयरपोर्ट्स की तरफ ले जाऊँगा। एक बार GMR एयरपोर्ट्स लिखे आइए। फिर अभी भी 2 बजे उल्लेख हुआ था, इनफैक्ट हमने स्पॉटलाइट में भी बिग स्टॉक्स में भी इनकी चर्चा की है। GMR एयरपोर्ट्स आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर 7440 पे आके ट्रेड कर रहा है। और दूसरी तरफ आप देखिए एक बार इंडिगो, ये करीब 2972 पे आज अपने करियर का बेस्ट देख के आया। अनुज, जैसा कि इस स्टॉक पे बार बार बात हुई है और हमने बड़े स्टॉक्स की कैटेगरी में स्टॉक्स को बार बार उल्लेख किया भी है। GMR एयरपोर्ट्स तो मुझे याद आता है अनुज, काफ़ी पहले से हम बात कर रहे हैं इस पर। अब हमारे पास एक क्रूड का बड़ा एडवांटेज भी है, एंड दैट्स स्पेशली फॉर इंडिगो। अब वो देख रहा हूँ मैं 2010 का भी एक कंजेशन जोन GMR पार कर रहा है। इन दोनों स्टॉक्स पे आउटलुक क्या बन रहा है इस वक्त? बिल्कुल वीरू, मैं इसमें तो एक चीज़ कहूँगा, मैं पता नहीं मेरे ख्याल से अब एड नोजियम कह रहा हूँ इस चीज़ को, और इसमें मैंने रील भी बनाई थी, परसों स्पॉटलाइट में लिया था। कई चीज़ें क्या होती है ना, आपको देख के बिलीव होती हैं। तो मैं जब पिछले वीकेंड पे मैं एक शॉर्ट ट्रिप पे दिल्ली गया था, एक उसमें जहाँ मैंने वो बलरामपुर चीनी का इंटरव्यू भी किया था वहाँ से। तो वहाँ पे वो जो मेरे को एक 1 वे टिकट मिली 12,000 की, दिल्ली से बॉम्बे की, और वो भी मेरी चॉइस की नहीं मिली। मेरी चॉइस की तो टाइम की और महंगी थी, तो वो तो 17,000 की थी 1 वे। तो वो थोड़ा खून जलता है, तो फिर थोड़ा कंप्रोमाइज़ करके 12,000 में फिर भी ली थी टिकट। और एयरपोर्ट पे मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस स्टेशन आ गया। वो मतलब इतनी भीड़ थी, मतलब वो याद दिला दिया उसने, वो जो एक बस स्टेशन पे जो भीड़ लगी रहती थी ना उसकी, मतलब बैठने की जगह नहीं। लाउंज तो खैर आप भूल जाइए, लाउंज में तो आजकल जगह मिलती ही नहीं है। लाउंज के बाहर भी जगह नहीं थी कहीं भी बैठने की। और डेवलपमेंट फ़ीस भी बढ़ा दी है, यूज़र डेवलपमेंट फ़ीस भी बढ़ा दी है। तो 5 उंगलियाँ घी में, और ये प्लस क्रूड का इसमें तड़का और ऐड हो गया। और इंडिगो की तो मैं एक बात बोल रहा हूँ, मैं आई थिंक ये तीसरी या चौथी बार बोल रहा हूँ, इस क्वार्टर का जो नंबर आएगा इंडिगो का, अक्टूबर टू दिसंबर,
वो इतना शानदार आएगा कि लोगों की शायद आंखें खुली रह जाएं, इस तरीके का नंबर आएगा। और उसमें मैं ऐसा नहीं है कि कुछ मुझे पता है, मैं एक सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि कितने टिकटें बिकी हैं, क्या इस समय उनका मार्जिन चल रहा है, क्या इस समय उनकी कॉस्ट है, और जब जो उन्होंने स्पेशली फ्यूल सरचार्ज लगाया था। अच्छा क्या होता है ना, फ्यूल सरचार्ज लग तो बड़ी जल्दी जाता है, वो निकलता नहीं है, वो कोई कंपनी हटाती नहीं है जल्दी से, ठीक है। तो जब ATF प्राइस अगर गिरेंगे भी ना तो ये हटाएंगे नहीं उस फ्यूल सरचार्ज को, क्यों? क्योंकि अब लोग दे रहे हैं, उस हिसाब से पे कर रहे हैं, तैयार हैं, तो इसके लिए। और इंडिगो का तो जो उन्होंने ट्वीट किया था विजय शेखर शर्मा जी ने, उनका जो F&B रेवेन्यू और प्रॉफिट है वो कई लिस्टेड FMCG प्लेयर से ज़्यादा है। तो मतलब इस लेवल की ये अब कंपनी बन चुकी है। मेरे ख्याल से यहाँ अभी भी तेज़ी है। और GMR में वीरू मल्टी डेकेड ब्रेकआउट है, मल्टी डेकेड नहीं, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। ये मेरे ख्याल से वो 2007-8 की जो तेज़ी बनी थी ना, उसके बाद ये स्पॉटलाइट में हमने लिया था, हमने मंथली चार्ट लिया था इसमें, क्योंकि वो मंथली चार्ट में समझ में आता है। आप इसके ना वीकली छोड़ दीजिए, इसके मंथली चार्ट देखिए, उसमें देखिए क्या ब्रेकआउट है। ये स्टॉक अगर इस तरीके चलता रहा 110-120 क्रॉस कर जाए, मुझे हैरानी नहीं होगी। बिल्कुल, GMR एयरपोर्ट्स, वाकई बात सही कही अनुज ने यहाँ पर। आप इसके मंथली चार्ट्स को देखिएगा, और मेरे ख्याल से ये जो मंथ की कैंडल है, इस मंथ की दिसंबर, ये पोस्ट आई थिंक मई 2009 के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मंथली कैंडल है। हालांकि कमिंग बैक टू दैट इंडिगो, गौरांग आपको लगता है अभी अनुज ने तो ग्राउंड रियलिटी एक्सप्लेन की यहाँ पर, बट ये भी वर्ल्ड वाइड, आई मीन एयरलाइंस क्या करती हैं हमें, आपको भी मालूम, मुझे मालूम है। एक केस स्टडी बनेगा इंटरग्लोब एविएशन 3000 के प्राइस पे। केस स्टडी तो बनेगा ही, लेकिन हाँ, जो अनुभव अनुज भाई ने किया था वो अनुभव हमने भी किया है। हम काफी मुसाफरी करते हैं कामकाज को लेकर के, और बिल्कुल वास्तविकता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है कभी टिकटें मिलना। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा, इसी कंपनी के ऊपर आपने, हमने और अनुज भाई ने, जब वो एयर इंडिया ने एयरक्राफ्ट्स के ऑर्डर के लिए बात करी थी, और उसी टाइम के आसपास मेरे ख्याल से प्रमोटर फैमिली इंटरग्लोब एविएशन के कुछ बिकवाली करी थी, तब दाम था मेरे ख्याल से करीबन 2000 या 2200, अगर मुझे ठीक से याद है तो। और हमने यही टिप्पणी करी थी कि ठीक है, इस तरीके की बिकवाली आती है, कोई दूसरी एयरलाइन बड़े एक्विजिशन करती है, लेकिन उसके समय लगता है जोड़ने के लिए, और प्रमोटर सेलिंग होती है काफी कुछ वजहों से, एक नहीं काफी वजह से। और उस स्तर से आज 3000 का स्तर, तो आज के तारीख में भी खरीदारी की राय है इंटरग्लोब एविएशन पर। और एकमात्र यही कंपनी है वीरेंद्र जहां पर हमने IPO में भी निवेश की राय दी थी, और उसके पश्चात एक स्टैंड अलोन फंडामेंटल रिसर्च रिकमेंडेशन इंटरग्लोब एविएशन पर निकाली हुई। अच्छा आज ट्रेड खुलते ही सबसे पहले दो स्टॉक जो मेंशन थे वो थे REC और PFC, और क्या सारे टारगेट्स एक्सीड हुए हैं। मेरे ख्याल से PFC के ऑप्शन में तो सुबह लेके ही ऑप्शन में प्रॉफिट बुक करा दिया था, लेकिन फ्यूचर में वो पोजीशन कैरी की गई थी माइनस, और यहाँ पे मुझे लग रहा है सारे टारगेट्स वेल एक्सीड हुए होंगे। 7% ऊपर PFC, और REC में भी इतना ज़बरदस्त मोमेंटम। क्या एक फ्रेश मूव की शुरुआत हुई है यहाँ पर? देखिए आज मॉर्निंग में सबसे पहले तो 405 के टारगेट दिए गए थे, उसके बाद 415 के टारगेट दिए गए थे PFC में, तो वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा फिलहाल के लिए फ्रेश रिकमेंडेशन करंट लेवल्स पे नहीं है। कोई डिप मिलेगा तो बिल्कुल खरीदारी करेंगे, क्योंकि जिस तरह का ट्रेंड वीकली और मंथली चार्ट बना हुआ है, ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ही जल्द 445 तक के भाव भी देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करता, स्टॉप लॉस थोड़े बड़े लगाने पड़ेंगे, 395 के स्टॉप लॉस लगाने पड़ेंगे। तो ये सही समय नहीं है खरीदारी करने का, फ्रेश खरीदारी करने का। आपने मॉर्निंग में लिया है तो प्रॉफिट बुक करके थोड़ी देर के लिए वेट कर लीजिए करेक्शन का। ओके देखिए इसमें ना आज तक लोगों को समझना होगा कि हुआ क्या है, क्योंकि इरिडा की वो लिस्टिंग हुई, जब लिस्टिंग हुई उससे पहले PFC REC बहुत भागे थे, उसके बाद इरिडा की लिस्टिंग हुई, तो और इरिडा ने एक अच्छी चीज़ की कि एक अच्छा इशू एक अच्छे प्राइस पर आया, तो इतना ओवर सब्सक्राइब हुआ। हमने जो डिस्कस भी किया था कि वन ऑफ द IPOs ऑफ द ईयर होगा, तो इरिडा में ज़बरदस्त मोमेंटम आया। उसके बाद 32 रुपये वाला वो 50 रुपये प्री ओपन में लिस्ट हुआ, और उसी दिन 60 हो गया, उसी दिन डबल हो गया। और वहाँ से आप सोचिए एक इशू को ऑलमोस्ट डबल होने के बाद वहाँ से आपने लिया तो वहाँ से ऑलमोस्ट डबल हो गया। मतलब इशू प्राइस से तो अब ये ऑलमोस्ट 4 गुना होने को तैयार है, ठीक है ना। 3.5 गुना तो हो ही चुका है, 3.5 गुना हो चुका है, 4 गुना भी होने को तैयार है। अब इशू क्या हो गया है, अब ये स्टॉक बहुत महंगा हो गया है कंपेयर टू PFC एंड REC। तो अब PFC और REC कैचअप कर रहे हैं। पहले इरिडा अट्रैक्टिव लग रहा था, अब उसके सामने PFC और REC अट्रैक्टिव लग रहे हैं। ये मतलब ये मार्केट में इस समय इसकी वजह से इस तरीके की तेजी आ रही है यहाँ पे। ये तो मार्केट का कमाल है कि कभी कुछ अच्छा लगता है, कभी कुछ। गौरांग, कंसिडरिंग आपको पावर ग्रिड पसंद है, मैं उसी के बाद इनफैक्ट इरिडा पर बात करना चाह रही थी। अब मेंशन हो चुका है 10% का अपर सर्किट।
इसमें पोजीशन क्या ली है आपने, और अगर लेने का इरादा है तो आपको ये प्राइस कैसा लग रहा है? अब जो स्तर पे आईपीओ आया था उस स्तर से 10% का सर्किट आज 112 पर तो संकोच बिल्कुल होगा लोगों को, लेकिन एज अ डिस्क्लोजर हर्षदा, आईपीओ नोट द्वारा आईपीओ के समय पर आईरीडा पर निवेश की राय दी थी। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो बदलाव हमने रक्षा क्षेत्र यानी कि डिफेंस सेक्टर में देखा था सरकार की नीतियों के पश्चात, उस तरीके की ही चाल मुझे ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है। ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण, ऊर्जा उपकरण और उसके साथ साथ रेलवे, भारतीय रेल से जुड़ी हुई जो अ, भारतीय कंपनी, सरकारी कंपनियां हैं या फिर निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, मेरे ख्याल से आने वाले कुछ सालों तक ये दोनों ही क्षेत्र काफी चर्चा में रहेंगे और लोगों की नजर में रहेंगे। और अगर कोई गिरावट आती है तो यहाँ पर खरीदारी की बिल्कुल आप उम्मीद रख सकते हैं, लोग यहाँ पर खरीदारी करने आएंगे। तो इनफैक्ट डिप पर खरीदारी वाला ये डेफिनेट काउंट है। आपको 112 पर थोड़ा सा महंगा लगेगा, लेकिन अच्छा बिजनेस है और ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। फिलहाल मार्केट का डार्लिंग आजकल इरेडा ही है, लेकिन एक स्टॉक जिसने बिल्कुल निराश नहीं किया है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, ट्रेंट। कल जाने से ठीक पहले इसका हम जिक्र कर रहे थे, आज भी आप देखिएगा करीब 3-3.25% का इजाफा है स्टॉक में। ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी लगभग 3% का। हर मौके पर लोग यहाँ पर जमकर खरीदारी करते हैं। और ट्रेंड के लिए जहाँ पर पहले लार्जली बिजनेस वो वेस्ट साइड के लिए हम देखते थे, आजकल इनका जो वैल्यू अपैरल सेगमेंट है ज़ूडियो, उसके लिए ज़्यादा चर्चा में आता है। इनफैक्ट कई रिपोर्ट्स कहती है नोएल टाटा का एब्सोल्यूट मास्टर स्ट्रोक रहा है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल हर्षदा, मैं आपको बता रहा हूँ अगेन, मैं क्योंकि कई चीज़ें ना रिलेट कर पाता हूँ। लास्ट टाइम जब मैं ये ऋषिकेश हरिद्वार गया था, मेरे को याद होगा उस ट्रिप के बारे में, तो मेरी जो ट्रेन थी वो आनंद विहार टर्मिनल से थी। ऑब्वियसली वो गाज़ियाबाद में है वो, और कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि गाज़ियाबाद जैसी जगह में एक समय पे वो इतना बड़ा उसका ज़ूडियो का एक आउटलेट होगा। हाँ। और वो जो कल मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई थी, और वो आई थिंक उसमें क्लियरली मेंशन था 3140 के टारगेट्स थे। और जो ट्रेंड कर रहा है, एक और चीज़ जो ट्रेंड कर रहा है, ना तो वो एडवर्टाइज करते हैं ना वो डिस्काउंट देते हैं। हाँ। ट्रेंड पे आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, और ना वो एडवर्टाइजिंग करते हैं, ठीक है। तो वो एक और रीज़न है जिससे काफ़ी बुलिश हैं। एक चीज़ मैं बस कहूँगा कि ये स्टॉक हमारी आंखों के सामने 1600 से भागना शुरू किया। आई थिंक 2 क्वार्टर पहले जब री रेटिंग शुरू हुई थी तो 1600 पे था ये। उस दिन रिजल्ट आए थे, 1600 का 1800 हुआ था, मुझे याद है। अगले दिन 1800 का 2000 हुआ था। उसके बाद फिर नंबर्स आए, नंबर्स के बाद ये स्टॉक फिर री रेट हुआ, और अब ये एक और री रेट हो चुका है। अगेन मार्केट में एक बार मोमेंटम आता तो फिर कुछ कोई इशू नहीं है कि कितना चलेगा, कितना भागेगा, दौड़ेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा महंगा लगता है ये स्टॉक। खैर, टाइटन, ट्रेंट ये सस्ते आपको कभी मिले भी नहीं है। हाँ, लेकिन चार्ट पे बड़ा एक्शन बनता दिखाई दे रहा है। रुचित, चार्टिकली अब अगला पड़ाव क्या रहेगा? 2968 तो हमारी स्क्रीन पर है। ऑल टाइम हाई पे है और प्रीवियसली ऐसे कोई करेक्शंस भी नहीं है, तो फ्रैंकली टेक्निकल्स के हिसाब से टारगेट्स प्रोजेक्शन काफी डिफिकल्ट है। आई थिंक सबसे बेहतर चीज ऐसे ट्रेंड को राइड करना है तो सपोर्ट्स फाइंड करे और अपने पोजीशंस पे सपोर्ट्स के नीचे स्टॉप लॉस रखे, और जैसे स्टॉक प्राइस हायर जाते हैं, मूविंग एवरेजेस ऊपर शिफ्ट होते हैं, तो अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहे। हमने काफी सारे स्टॉक्स में ऐसे देखा है, चाहे ट्रेंड का है या टाइटन का है, नो जहाँ पे पीएफसी आरईसी को ले ले, जो ट्रेंडेड अपमूव में अगर आपने कुछ कैप रख दिया, क्या सोच लिया कि ये टारगेट्स आएंगे तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे, तो उससे कई ज्यादा रिटर्न्स वो स्टॉक में पोटेंशियल है। ट्रेंड भी आई थिंक वैसे ही कुछ स्टॉक है। तो शॉर्ट टर्म के सपोर्ट बेस अब 2750 के आसपास शिफ्ट हो चुके स्टॉक के लिए, तो मेरे हिसाब से बेटर देन नो थिंकिंग के कहाँ तक जा सकता है। 2750 के नीचे के अभी स्टॉप लॉस रखे, और जैसे स्टॉक प्राइस ऊपर जाए ये ट्रेल करके ये ट्रेंड को राइड करते रहे जब तक एक्चुअल रिवर्सल नहीं आता है। बेसिकली ट्रेंड को कि ट्रेंड को राइड करना है, और यहाँ पर जोरदार तेजी बनी है। जैसे हम कहते हैं ब्लू स्काई टेरिटरी, ठीक वैसा ही दरअसल इसमें भी माहौल बनता दिखाई दिया है। चलिए अब थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करते हैं। ये ट्रेंडिंग काउंटर्स, अच्छी तेजी वाले काउंटर्स की बात हुई, लेकिन मार्केट का आज अंडरटोन थोड़ा सा नेगेटिव रहा, और नेगेटिव इसीलिए क्योंकि आईटी स्टॉक्स ने दरअसल साथ नहीं दिया है तेजी का। यहाँ पर बिकवाली बनती दिखाई दी है। दिग्गज से दिग्गज और मिड कैप वाले काउंटर्स सब में प्रेशर बनता दिखाई दिया है। अब हो क्या रहा है, क्या ट्रिगर है इस बिकवाली के पीछे? एक्सिस सिक्योरिटीज के सीनियर आईटी एनालिस्ट ओमकार टंकसाले जुड़े हुए हैं। ओमकार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्या चिंता है इस समय? आईटी काउंटर्स में इतनी बिकवाली क्यों?
थैंक यू वेरी मच। हम लोग देख सकते हैं कि आईटी में आज जो राइज हो रहा था वो आज थोड़ा सा करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। उसका एक सीधा इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि जो कल इन्फ्लेशन डेटा आया है वो 3.1% का इन्फ्लेशन है यूएस में, जो कि कर्टेल डाउन का एक्सपेक्टेशंस था वो नहीं हो रहा है। सो जो एक्सपेक्टेशंस थे कि रेट कट हो सकते हैं प्राइमरी रेट्स में, दैट कैन बी अ डिले फॉर फर्दर। तो इम्पैक्ट आ सकता है कि निगेटिव पे, क्योंकि विजिबिलिटी हमेशा से यूएस एक अच्छे से कंट्रीब्यूटर रहा है रेवेन्यू की तरफ, और उसका आने वाला उसका जो इम्पैक्ट आता है तो माइट बी देयर विल नॉट बी अ विजिबिलिटी गोइंग अहेड, सो दैट इज इम्पैक्टिंग नेगेटिवली फर्स्टली। और ओरेकल के जो रिजल्ट्स आए वो भी थोड़े उसमें से डिनोट किया है उन्होंने कि क्लाउड स्पेंडिंग में थोड़ा सा कर्टेल डाउन दिख रहा है अभी भी। सो देयर इज नो विजिबिलिटी एज सच। सो इसका एक इम्पैक्ट आता है कि एक नियर टर्म चैलेंजेस आईटी सेक्टर में स्टिल भी आने वाले समय में रहने वाले, मे बी फॉर द कपल ऑफ क्वार्टर्स। क्योंकि आपने वो ओरेकल वाला मुद्दा छेड़ ही दिया है। अब ओरेकल के लिए दूसरा कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जहां पर इनके क्लाउड बिजनेस में स्लो डाउन देखने को मिला है। उनका रेवेन्यू एस्टिमेट इनफैक्ट एक बड़ा मिस था। भारतीय आईटी ने भी क्लाउड के बिजनेस को काफी पुश किया है, तो हमारी कंपनियां, स्पेशली दिग्गज कंपनियां जो डिजिटल फुटप्रिंट और क्लाउड सर्विसेज पर इतना फोकस करती आई हैं, कितना परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू उनका क्लाउड से आता है, कुछ अंदाजा आप हमें दे पाएंगे? कितना एक्सपोज्ड है हम इस क्लाउड वाले बिजनेस में? Yeah, definitely. I mean, digital and cloud is considered to be one of the major driver for revenue for all these services. अभी 30 से 40% का रेवेन्यू अगर आप मान ले मोटा मोटी, तो एक चंक बनता है एक मेजॉरिटी ऑफ द ओवरऑल आईटी पोर्टफोलियो के करीब, तो उसका मेजर रेवेन्यू ग्रोथ ड्राइवर है। लेकिन जब भी डिस्क्रिशनरी स्पेंड की बात आती है या फिर कर्टेल डाउन होता है तो क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा डिले आ सकता है। ये डिनोट होता है आज का ये स्पेंडिंग डिले जिसको बोलते हैं, ये हमें दिख रहा है कि अभी भी वो थर्ड क्वार्टर या फिर फोर्थ क्वार्टर में परसिस्ट करते हुए दिख सकता है हमको। ओके, ओंकार, गुड आफ्टरनून। तो क्या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इन द पास्ट, रिसेंट पास्ट हर डिप पर बाइंग आई है, और भले इन्फ्लेशन डेटा हल्का सा स्टिकी रहा हो, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो बॉन्ड यील्ड के हिसाब से यही है कि रेट कट तो आना है, मई से ही आना है शायद। मुझे मुझे लगता है कि आप सिलेक्टिव बाइंग के ऊपर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि Q3 के नतीजे थोड़ा सा टेपेड या फिर स्केप्टिकल आ सकते हैं, क्योंकि जितने भी आईटी सर्विसेज से हम लोग बात कर रहे हैं या फिर मैनेजमेंट कमेंट्री दे रही है, विजिबिलिटी थोड़ी कम है। ये क्वार्टर इज कंसिडर टू बी सीजनली वीक क्वार्टर है, जिसमें फरलोज भी आते हैं, उसका एक इम्पैक्ट रेवेन्यू के और बिलिंग के साइकिल पे हो सकता है। तो ये क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे नहीं रहेंगे। इफ पर्सन इज, आप एक लॉन्ग टर्म नजरिए की तरफ से देख सकते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बन सकती है, क्योंकि डिविडेंड हमेशा आईटी कंपनीज अच्छी रहती है, कैश रिच रहती है। तो प्रॉफिटेबिलिटी में सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट में थोड़ा सा ईज आउट होते हुए दिख रहा है, विच ऑल्सो हेल्प टू गेन द मार्जिन इन नियर टर्म्स। तो उसका एक नतीजा हो सकता है। लेकिन अगर आप रेवेन्यू की ग्रोथ के बारे में बात करें तो एक कपल ऑफ क्वार्टर्स लगेंगे उसको ग्रोथ मोमेंटम बैक आने में। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली ही कैन थिंक ऑफ बाइंग इट। एग्जैक्टली ओंकार, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, हमें लार्ज कैप आईटी में, क्योंकि हर मुद्दे पे बातचीत हो चुकी है, चाहे वो ओरेकल हो, चाहे वो क्लाउड हो, चाहे वो यूएस इन्फ्लेशन हो, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी प्रिफर्ड टॉप लाइन, मतलब लार्ज कैप में और मिड कैप आईटी में एक स्टॉक अगर इन इश्यूज के बावजूद अगर आप कंसिडर कर रहे हैं ऑन द लॉन्ग साइड, तो वो क्या होंगे जिनमें आप कंफर्टेबल हैं? हम लोग ईयर एंड स्पेस में ज़्यादा देख रहे हैं। हालांकि वैल्यूएशन बहुत अच्छे है, लेकिन जो वैल्यूएशन बहुत हाई है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज। लेकिन हम लोग फोकस कर रहे हैं अभी ईयर एंड स्पेस में। अगर आप लार्ज कैप की बात करें तो HCL टेक इज आर फेवरेट वन अमंग लार्ज कैप्स, एंड मिड कैप्स की अगर बात करें तो KPIT एंड परसिस्टेंट आर टू स्टॉक्स दैट आई प्रेफर इन्वेस्टर्स टू बाय ऑन। ओंकार, इंडिया में लिस्टेड ओरेकल पर कोई व्यू है क्या आपका? आप ऑब्वियसली यूएस वाले ओरेकल की बात हो गई, लिस्टेड ओरेकल पे इंडिया ओरेकल फाइनेंशियल पे हम लोग कवरेज नहीं है, यहाँ पर कवरेज नहीं है। चलिए ओंकार, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए,
और हमसे इस पूरे सेक्टर पर बातचीत करने के लिए। गौरांग, गुड आफ्टरनून। आपका क्या व्यू होगा आईटी सेक्टर पर, और कोई स्टॉक जो आपके रेडार पर हो? अनुज भाई, बहुत ही लंबे समय से एक कॉन्ट्रा बाय कॉल है और काफी लोग पिछले साल भी अंडरवेट थे आईटी पर, लेकिन आंकड़ों को देखते हुए हमें नहीं लग रहा है कि इतनी नकारात्मक परिस्थिति है। और जो टिप्पणी आई है, शायद हो सकता है एक आध तिमाही के लिए थोड़ा और दबाव देखने मिले, लेकिन दिग्गजों में टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, और मिड कैप में केपीआईटी टेक, एल&टी टेक्नोलॉजीज, टाटा एलेक्साई, साइंस लिमिटेड, कोफोर्ज, ये सब खरीदारी की सूची में। और हमें लग रहा है कि आपको अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा आईटी क्षेत्र को जरूर देना चाहिए। ओके, चलिए अब एक स्टॉक लेकर आइए, टीवीएस मोटर। और हर्षदा 2000 क्रॉस हो गया स्टॉक, और अगेन वही बात होती है मार्केट में। हाँ, 1000 रुपये पे लगता था कि 4 डिजिट मूव आया और अब 2000 पर आ गया, और ये मार्केट का जलवा। खैर एनीवे, बात करते हैं पूरी की पूरी टू व्हीलर स्पेस में काफ़ी रैली देखी है आपने, और उसमें टीवीएस मोटर एक बिग आउट परफॉर्मर रहा है, लाइफ टाइम हाई पर ये स्टॉक। इसमें क्या चल रहा है और ओला से क्या कनेक्शन है, इस पर चलिए सोनिया से समझते हैं। सोनिया, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून हर्षदा, थैंक यू सो मच। ये जो हमने बात सुनी है कि ओला इलेक्ट्रिक अपना DRHP फाइल कर रहा है दिसंबर 20 को, तो इसकी वजह से हम लोग ने क्या किया है, एक पूरा जो निकाला है मार्केट शेयर जो है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस में। लेट मी जस्ट टेल यू क्या हो रहा है करंटली ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में। करंटली ओला जो है नंबर 1 प्लेयर है, नंबर 2 है टीवीएस मोटर। बट लास्ट 1 ईयर में टीवीएस मोटर ने बहुत ही मतलब प्रोग्रेस किया है ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस में। जो एम्पियर, ओकिनावा दूसरे प्लेयर्स है, टीवीएस बहुत आगे बढ़ चुकी है ये प्लेयर से। और अभी जो है ब्रोकरेजेस और एनालिस्ट डिसाइड करने के लिए वेट कर रहे हैं कि टीवीएस का जो मार्केट शेयर है वो ओला से ज़्यादा कभी होगा। अभी जो टीवीएस का मार्केट शेयर है तकरीबन 20% है, ओला का 30% है ये मार्केट में, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में। बट जो ग्रोथ है टीवीएस का वो ओला से ज़्यादा है, बोथ वॉल्यूम्स में और मार्केट शेयर में भी। तो मैं आपको जस्ट नंबर्स बताती हूँ। ओला इलेक्ट्रिक का ई टू व्हीलर वॉल्यूम्स जो है वो 17% बढ़ा है बिटवीन FY23 एंड ईयर टू डेट FY24। इन द सेम पीरियड टीवीएस का जो वॉल्यूम्स है वो 40% बढ़ा है, 40%। और अगर आप मार्केट शेयर भी देखेंगे तो टीवीएस का जो मार्केट शेयर है वो 11% से 20% तक बढ़ा है लास्ट 1 ईयर में, वाइल ओला इलेक्ट्रिक का जो मार्केट शेयर है वो 20% से 30%। सो क्वेश्चन इज, अगर टीवीएस का ग्रोथ इतना स्ट्रॉन्ग है, सो जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर टीवीएस ओवरटेक्स ओला इन बिकमिंग द लार्जेस्ट प्लेयर। बट ओला बहुत एम्बिशियस है। ओला का प्लान्स है कि वो 1 मिलियन स्कूटर्स ईयर बेचेंगे और एबिटा पॉजिटिव हो जाएंगे 2025 तक। बट टीवीएस इज़ नॉट टू फार बिहाइंड। टीवीएस ने भी बहुत रैंप अप किया है। उनका प्रोडक्शन अभी 25,000 स्कूटर्स है, ई स्कूटर्स अ मंथ। उनका सेल्स आउटलेट्स 900 सेल्स आउटलेट्स है नेक्स्ट 12 मंथ्स में, और बहुत ही इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं ये ई मोबिलिटी के स्पेस में। ओनली क्वेश्चन इज़ अनुज एंड हर्षदा, दैट वो वैल्यूएशन जो टीवीएस का है वो अभी तक थोड़ा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू लार्जर पेयर्स, हीरो और बजाज से अगर आप कंपेयर करेंगे। टीवीएस इज ट्रेडिंग एट 30 टाइम्स, वाइल बजाज ऑटो और हीरो जो है वो अबाउट 16 to 19 टाइम्स जो हिस्टोरिक वैल्यूएशंस है। तो बस वो ही एक प्रॉब्लम है, अदरवाइज टीवीएस इज परहैप्स वेल ऑन ट्रैक टू बिकम द नंबर 1 प्लेयर इन द नेक्स्ट 1 ईयर। नंबर 1 प्लेयर इन द ई टू व्हीलर मार्केट। अभी तो नंबर 2 प्लेयर है, उसी पर होगी ना। अगर आप ओला से कंपेयर करेंगे तो ई टू व्हीलर में ही पूरा मुकाबला है। हाँ, एग्जैक्टली। खैर एनीवे, बहुत शानदार मूव्स रहे हैं यहाँ पर टीवीएस मोटर पर। मानस, टेक्निकली कैसा लग रहा है स्टॉक? देखिए, आज मॉर्निंग में भी टीवीएस मोटर्स पे एक रिकमेंडेशन मैंने दिया था जिसमें 2025 के टारगेट मेंशन किए गए थे। लेकिन अगर देखिए पोजीशनली बात करिए तो ये एक फ्रेश ब्रेकआउट है, और इस ब्रेकआउट के बाद आपको शायद 2110 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो 100 रुपए का आपको करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। लेकिन अब अगर आपको इंटर करना है तो केवल एक पोजिशनल व्यू से ही इंटर करिए। 1959 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 2110 के टारगेट सेट करिए। ओके, और मुझे 10 मैसेजेस आ चुके हैं कि सोनिया से और लिंक आवाज पे कराया करिए। सोनिया की फ्लुएंसी काफी बढ़िया है हिंदी में। मैं तो एक्चुअली बोलने वाली थी, मुझे इतनी हिंदी में थोड़ी ट्यूशन चाहिए आप दोनों से मेरी फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए। आ जाओ, एकदम सही हो जाएगा। वैसे फ्लुएंसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा सा है फाइन ट्यून करना वो भी हो जाएगा। बट आपके साथ इतना कंफर्ट है कि वो बस हो जाता है। थैंक यू सो मच। चलिए, खैर ये है टीवीएस मोटर। इनफैक्ट पूरा का पूरा टू व्हीलर स्पेस यहाँ पर इस समय एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। और वीरू, खैर वीरू का ध्यान ज़्यादा 4 व्हीलर पे होता है।
अच्छा, एक वीरू है नहीं, जरा 2 मिनट, कोई बात नहीं। गौरांग, आपके रेडार पर टू व्हीलर्स में अगर कोई स्टॉक लेना चाहें आप, और चारों के चारों स्टॉक्स इस समय ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं, बजाज, टीवीएस, आयशर, हीरो, आपकी टॉप पिक क्या होगी, पैकिंग ऑर्डर क्या होगा? जो महंगा है वो सबसे ज्यादा पसंद आता है। और 1200 पे भी चर्चा करी थी टीवीएस मोटर को लेकर के, आपको याद हो तो। और टू व्हीलर सेगमेंट में ये सबसे महंगा तब भी था, आज के तारीख में भी है। एक जो दिक्कत ओला इलेक्ट्रिक की जो है, दो है इनफैक्ट, मेरे को ये ग्राउंड लेवल शिकायत जो कस्टमर्स है, ग्राहक है, उनके तरफ से। पहली बात तो आफ्टर सेल सर्विस जो इनकी, वो बहुत ही खराब है। दे रियली नीड टू वर्क हार्ड टू अपग्रेड ऑन दैट। सेकेंड, जो पूरा स्ट्रक्चर है ओला टू व्हीलर का, वो इतना नाजुक है कि आबड़ खूबड़ खड्डे वाले रास्ते में अगर आप जाते हैं तो ज्यादातर शिकायतें फ्रंट एंड फोक जो है, फ्रंट व्हील का, उसके टूटने की आती है। आई थिंक दे नीड टू पॉसिबली आत्मचिंतन करना है ओला इलेक्ट्रिक को इन दो शिकायतों को लेकर के, और दूर करना है। लेकिन इतिहास रहा है कि जो पुराना है और सबसे अच्छा है, वो शायद आने वाले समय में बेताज बादशाह भी बन सकता है, वो है टीवीएस मोटर्स। और उसके पश्चात बजाज ऑटो और ऑफ कोर्स हीरो मोटोकॉर्प। और एक कंपनी जिसकी चर्चा करी थी जब हार्ले और ट्रायम्फ आई थी, वो है आयशर मोटर्स। ये भी खरीदारी की सूची में है अनुज। तो इनफैक्ट टीवीएस मोटर, मुझे याद है जब ये पूरी ईवी की चर्चा हो रही थी तब लोग सब पूछ रहे थे कि हीरो ने एथर में इन्वेस्ट किया है तो उनको थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा। फिर बजाज ऑटो ने अपने कुछ प्लान्स अनवेल किए, तो टीवीएस इनफैक्ट थोड़ा सा लेट स्टार्टर था, लेकिन जिस तरह का प्लेटफॉर्म इन्होंने तैयार किया और जिस तरह की सेल्स इस समय है, जो कैपेसिटी इन्होंने बिल्ड कर रखी है, वो ऑफ कोर्स बाय फार इनको एक लीडरशिप पोजीशन में रख रही है इस समय लिस्टेड प्लेयर्स में टू व्हीलर साइड पर। 2015 तक पहुंच चुका है काउंटर। ये भी दरअसल राजेश जी आप कहेंगे ब्लू स्काई टेरिटरी में ही है। हर्षदा जी, टीवीएस मोटर की बात हो रही है ना? मैंने मिस किया कुछ? टीवीएस मोटर ही यार मैं थोड़ा स्विच हुआ था। देखिए हर्षदा जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे जिस तरह से पैटर्न में भी पूरी तरह से मानस से सहमत हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न्स बन रहे हैं, फ्रेश ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर टीवीएस की बात करें तो यहाँ पे डेली चार्ट पे क्लियर ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट का लेवल था 1970 का, और अकॉर्डिंग टू ब्रेकआउट इसका जो टारगेट बनता है वो करीबन 2150 से 2200 का आसपास बनेगा। 2000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो डेफिनेटली शॉर्ट स्क्वीज होगा। तो इट्स ए बाय इन टीवीएस, स्टॉप लॉस होगा 1950 का। ओके, तो एक डेफिनेट बाय कॉल। ये काउंटर भले ही आसमान छू रहा हो, नई ऊंचाइयों पर हो, लेकिन खरीदारी बनती है स्टॉक में। अच्छा, एक ट्रेड जिसकी हमने चर्चा खूब की थी और कल दरअसल सीएनबीसी आवाज के रेडार पर ही सबसे पहले आया, पीआई इंडस्ट्रीज करीब 10% करेक्ट कर चुका है काउंटर। आज फिर 1.5 से 2% तक का नुकसान आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। इनफैक्ट 3375 का लो इसने दिखाया। गौरांग, इस पूरे मामले पर मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ, जहां पर कंपनी का एक मेन और क्रूशियल प्रोडक्ट, उसके लिए कंपटीशन बढ़ रहा है। वो एक चिंता थी जो कल हमने हाईलाइट की थी सीएनबीसी आवाज पर इसी समय। और फिर आज जो ब्रोकरेजेस ने कहा कि इनका एक की क्लाइंट जिनके साथ दरअसल कंपनी का एक अच्छा खासा जॉइंट वेंचर भी है, उन्होंने अपना गाइडेंस कट कर दिया है। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है उस पर मैं आऊंगी, लेकिन मैनेजमेंट ने भी हमसे बात की थी एक्सक्लूसिवली। सबसे पहले सीएनबीसी आवाज पर वो आए और उन्होंने कहा कि कंपटीशन बढ़ने से उनको खतरा नहीं है, वो अपनी ग्रोथ गाइडेंस बरकरार रखेंगे। पहले वो बात सुन लेते हैं और फिर गौरांग से पूछते हैं कि इस समय निवेशकों को क्या करना है। हमारे लिए एक बड़ा प्रोडक्ट है, लेकिन ये भी एक बात जो हमने समय समय पर बताई है कि पीआई इंडस्ट्रीज का बड़ा ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है हमारे एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट में। हम कोई एक प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट की कंपनी नहीं है। आज की डेट में हम 24 से 25 प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं और डोमेस्टिक में भी 30-35 से 40 प्रोडक्ट आज हम सेल करते हैं। हर साल हम 4 से 5 नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, चाहे से वो एक्सपोर्ट हो चाहे से डोमेस्टिक हो। तो कहने का मतलब ये है, ये प्रोडक्ट बड़ा है और हर 3 साल 5 साल में दूसरे नए प्रोडक्ट बड़े हो जाएंगे। जिस तरह से हमारा पोर्टफोलियो डेवलप होता है और डाइवर्सिफाई होता है, उसके चलते किसी एक या दो प्रोडक्ट पे कोई डिपेंडेंस नहीं रहती है।
चाइनीज़ नई कंपनी है उसने भी इसके अंदर एक्सपैंड करते हुए दिखाई पड़ा और भारतीय कारोबार में बेस्ट एग्रो ऐसी कंपनी जो है वो भी इसके अंदर नई कैपेसिटीज़ ऐड कर रही हैं। इस प्रोडक्ट को लेकर कंपटीशन बढ़ रहा है, वो मार्केट के लिए एक कंसर्न बन रहा है और उस कंसर्न को आधार मान के पीआई इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक बड़ा सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ा है। दरअसल 2 रिपोर्ट्स आई हैं, एक मोतीलाल की, एक नुवामा की। अब हम सब जानते हैं कि पीआई इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपका सबसे डोमिनेंट प्रोडक्ट है, सबसे ज़्यादा इससे रेवेन्यू आपको आता है, इसलिए बाजार को ज़्यादा चिंता हो रही है। हम कोई एक प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट की कंपनी नहीं है। आज की डेट में हम 24 से 25 प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं और डोमेस्टिक में भी 35 से 40 प्रोडक्ट आज हम सेल करते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले खबर आपको CNBC आवाज़ ने दी कल इसी समय पर। हमने पीआई इंडस्ट्रीज़ में बताया था आपको क्यों ये स्टॉक गिरना शुरू हुआ था, तो 5% नीचे था। कल इंट्राडे में 11% टूटा। आज ये स्टॉक सुबह 3% तक टूटा और सबसे पहले इसकी मैनेजमेंट CNBC आवाज़ पर जुड़ी और अपनी क्लैरिफिकेशन दी। हालांकि क्लैरिफिकेशन के बाद भी स्टॉक अभी भी 1.5% नीचे, हालांकि लोएस्ट लेवल से थोड़ी रिकवरी ज़रूर हुई है यहाँ पर। गौरांग, इंडियन मार्केट का सबसे बड़ा मल्टी बैगर पीआई इंडस्ट्रीज़, इन लेवल्स पर क्या करें? तो अनुज, पहले तो डिस्क्लोजर खरीदारी की राय है और 1500-2000 से जो चलना शुरू किया है पीआई इंडस्ट्रीज ने, मेरे ख्याल से ऐसा बहुत ही कम समय था जब इसने थकावट महसूस की है। 4000 का स्तर भी हमने देखा और उस स्तर से एक खबर आई और आज 3430 के आसपास का स्तर, जो ऊपरी स्तर से करेक्शन आया, मेरे ख्याल से ये खबर को लेकर के वो अब हो चुकी है। यहाँ से और ज्यादा गिरावट आए लग रही है। हमारी खरीदारी की राय आज की तारीख में भी बरकरार है और जो मैनेजमेंट ने टिप्पणी और स्पष्टीकरण दिया है इस प्रोडक्ट को लेके और बाकी अन्य प्रोडक्ट्स जो नए लॉन्च किए हैं स्थानीय मार्केट में, विदेश मार्केट में और R&D के तहत जो 4-5 नए प्रोडक्ट्स हजार नए लॉन्च करते हैं, मेरे ख्याल से जो खामियाजा है उसकी भरपाई हो जानी चाहिए। खाली एक ही दिक्कत है, ये प्रतिस्पर्धा जो आई है इनके प्रोडक्ट को लेकर के वो चीन से आई है और चीन से कभी भी प्रतिस्पर्धा आती है तो वो एक कटरोट कंपटीशन, अंडर कटिंग कंपटीशन होता है, तो शायद उसका हर्जाना छोटी मध्यम अवधि में भरना पड़ेगा। करेक्शन वाइज हो चुका है, लेकिन बाकी अन्य प्रोडक्ट को लेकर के इसका खामियाजा, ये जो कमी पड़ रही है उसकी भरपाई हो सकती है। पीआई इंडस्ट्रीज 34-33 आपकी स्क्रीन पे 1.5% नीचे। हालांकि इंट्राडे में काफ़ी शार्प डिप आया था यहाँ पे, लेकिन थोड़ी सी रिकवरी आई है यहाँ पर 34-33। अच्छा, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं। बैंक निफ्टी भले ही रेंज बाउंड हो, रेंज बाउंड इन द सेंस कि 47,200 पे कॉल राइटर्स थे और नीचे 46,800 पे पुट राइटर्स थे, उसके बीच में ही रहा है ना। उस ब्रैकेट को इसने ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बाइसेक्ट किया है। सुबह सुबह फर्स्ट स्विंग में जो स्टॉक्स चलने शुरू हुए थे वो थे PSU बैंक, जिन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट करा इस आई थिंक निफ्टी बैंक को एटलीस्ट रेंज में रखने में। अनुज, एक और चीज़ है, अब डिस्कशन करने लायक बात यह है कि ICICI बैंक ने भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर दिया, प्राइवेट बैंकिंग ने, एक्सिस बैंक ने कर दिया, इंडसइंड बैंक ने कर दिया, बट जो डिफरेंशियल बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ बैंक निफ्टी और PSU बैंक्स में रह गई है, स्पेशली SBI में, क्या आगे का 3000 पॉइंट का या फिर 2000 पॉइंट की जो हम कल्पना कर रहे हैं उसको स्पॉन्सर यही स्पेस कर सकता है, PSU बैंकिंग बास्केट? ये हाँ वीरू, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है ना, वेटिंग बहुत कम है। मतलब आप ये समझिए कि SBI को 10% चलना पड़ेगा उसके लिए। PSU बैंक निफ्टी इस महीने एक्चुअली बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखाया उसने, फिर भी बैंक निफ्टी को उतना हेल्प नहीं कर पाया। लेकिन PSU बैंकों में बहुत शानदार मोमेंटम है और इस बार मुझे लग रहा है SBI तैयार है अपना ऑल टाइम हाई निकालने के लिए, जो काफ़ी टाइम से अटक रहा था। और आज सुबह भी हमारी बिग स्टॉक्स में बैंक ऑफ इंडिया की बात हुई थी कि आज सुबह ये मौका देगा आपको एक एंट्री करने का, अगर आपने पिछली रैली मिस कर दी थी तो, क्योंकि QIP के शेयर्स लिस्ट होंगे, जिसको बेचना होगा वो शुरू में ही बेच के निकल जाएगा। तो ये वो थीसिस प्ले आउट हो गया। मेरे ख्याल से PSU बैंक्स यहाँ से भी चलेंगे, क्योंकि PSU बैंकों में वैल्यूएशन कंफर्ट है बहुत ज़्यादा। PSU स्पेस में एक बड़ा मूव जो आपने ओवरऑल देखा है उसमें एक ये स्पेस है जहाँ पर अभी भी मुझे लग रहा है कि एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद मूव शुरू हुए। कैनरा बैंक देख लीजिए आप फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है कैनरा बैंक, और कैनरा बैंक तो बैंक निफ्टी में भी आने की तैयारी कर रहा है। अब इसमें ये हो सकता है कि एक आध प्राइवेट बैंक्स निकलें और एक आध PSU बैंक्स आने शुरू हो जाएँ। प्लस एक और चीज़,
मुझे लग रहा है धीरे धीरे ना इनमें से 3-4 स्टॉक्स एफएनओ में वापस आएंगे। बैंक ऑफ इंडिया मेरे ख्याल से एफएनओ में वापस आएगा, सारे क्राइटेरिया मीट कर रहा है वो। इंडियन बैंक मुझे लग रहा है इस QIP के बाद शायद एफएनओ में वापस आएगा बीरू, सारे क्राइटेरिया मीट कर रहा है इंडियन बैंक। तो ये भी एक रीज़न है कि जिसकी वजह से PSU बैंकों में थोड़ा सा ट्रैक्शन आया मार्केट में ऑफ लेट। बिल्कुल। अच्छा मानस, अगर मैं इसी को स्टॉक्स पे लाके बात करूँ, आई मीन फॉर द टाइमिंग, अगर मैं निफ्टी बैंक पे फोकस ना करके सिर्फ PSU बैंकिंग बास्केट पे फोकस करना चाहूँ, तो SBI अब अपने पिछले आई थिंक 4 सीरीज से, आई मीन दिसंबर 2022 मतलब 4 क्वार्टर हो गया ऑलमोस्ट, उसके बाद जुलाई 2023 में एक अटैम्प्ट लिया 620 को वॉलिड करने का, नहीं कर पाया। क्या इन कंपैरिजन द रेस्ट ऑफ द PSU बैंक्स SBI ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है आपको इस वक्त चार्ट्स पे, और साथ ही साथ बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होल्ड करता है क्या? देखिए, चारों PSU बैंकिंग जो एफएनओ में अवेलेबल है, अगर हम उनको कंपेयर करें तो आई थिंक करंट लेवल्स पे PNB और कैनरा बैंक को अभी हटाना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा एक ऐसा स्टॉक है जिसने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आपके 214 के नीचे रहेंगे, 230 के टारगेट आप सेट कर सकते हैं। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं, अब एक ऐसा समय है जब ऐसा हो सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो दूसरे PSU बैंकिंग है उनको आउट परफॉर्म करे। तो बिल्कुल यहाँ पर एक पोजीशन लेना चाहिए, जहां एक पोजीशन टारगेट सेट करिए 650 के करंट लेवल्स पे आप खरीदारी करिए। स्टॉप लॉसेस 604 के रहेंगे और 650 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। और या तो ऑप्शन में आप एट द मनी कॉल ऑप्शन जो कि 620 वाला है वो लेके आप होल्ड करिए इस पूरे महीने। तो जो 13 रुपए पे ट्रेड हो रहा है 620 के कॉल ऑप्शन, वहां पर खरीदारी करिए। 8 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, हो सकता है कि आपको 30 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में देखने को मिल जाए। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बड़ा ट्रेड आगे रहेगा, 650 के लिए तैयारी कर रहा है। याद रखिएगा 629 दरअसल 52 वीक हाई है, उस तरफ बढ़ने की पूरी तैयारी में है। 620 का आप कॉल भी ले सकते हैं जो 13 रुपये 35 पैसे पर उपलब्ध है। मार्केट में इस समय निफ्टी बैंक 60 पॉइंट नीचे आ चुका है। देखते ही देखते निफ्टी खुद 44 अंकों की गिरावट पर, लेकिन मिड कैप्स में जो तेज़ी थी वो कायम है। और आज तेज़ी की अगर बात की जाए, एक सेक्टर जिसमें पूरा जोश है, इलेक्ट्रीफाइंग तेज़ी है, वो है पावर कंपनियां। अब एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि पावर ग्रिड, NTPC, PFC, REC, इन सारे काउंटर्स में फिर से तेज़ी का करंट दौड़ने लगा है। यही जान लेते हैं क्या चल रहा है, बताएंगे आपको यतिन मोता। यतिन बताइए। पावर सेक्टर और जो पावर सेक्टर के फाइनेंसियर्स हैं इन जनरल पूरे के पूरे सेक्टर और अलाइड बिजनेसेस में आपको रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर हम आज के सत्र की बात करें तो REC, PFC, NTPC, टाटा पावर और पावर ग्रिड के शेयर्स में आपको रिकॉर्ड लेवल्स आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ज़बरदस्त तेजी के पूरे सेक्टर में। इसके अलावा जो छोटी कंपनियां हैं जैसे इरेडा, PTC इंडिया, PTC फाइनेंशियल, IEX, इन सब शेयर्स में भी आपको एक्शन दिखाई पड़ रहा है। अगर हम बात करें पावर सेक्टर की तो पिछले 4-5 साल में जो धीमापन आया पावर सेक्टर की केपेक्स में, आने वाले 4-5 सालों में आपको ज़बरदस्त बिजनेस प्रोस्पेक्ट दिखेगा, क्योंकि पावर सेक्टर में इन जनरल डिमांड सप्लाई सिचुएशन बहुत टाइट हो चुकी है और जो पावर कैपेसिटी एडिशन होने वाली है वो बहुत बड़ी होने वाली है अगले 4-5 सालों में। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो दोनों थर्मल और रिन्यूएबल सेगमेंट दोनों में ही बहुत ज़बरदस्त केपेक्स की उम्मीद मार्केट कर रहा है। पावर फाइनेंशियल्स के शेयर ऑब्वियसली फोकस में है क्योंकि एक बड़ा केपेक्स होने वाला है। एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिल रहा है जहां तक कि REC, PFC का सवाल है, और बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को REC, PFC में ऑलरेडी मिल चुके हैं। अभी तक REC की बात करें तो रिकॉर्ड लोन डिसबर्सल्स कंपनी ने किए हैं करीब 1 लाख करोड़ में के आसपास के, और अगर हम बात करें पिछले साल तो यही फिगर लगभग 40,000 करोड़ के आसपास का था। तो क्यूमुलेटिवली 1 लाख करोड़ का डिसबर्समेंट REC ने किया है, तो बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें तो 280 अरब डॉलर्स के आसपास का आपको केपेक्स होता हुआ दिखाई पड़ेगा अगले 4 से 5 सालों में, जहाँ तक कि पावर सेक्टर का सवाल है। और अगर हम बात करें पावर सेक्टर की जो ग्रोथ CAGR है जो पिछले 5 साल में 2% के आसपास थी, अब आगे आने वाले जो क्वार्टर्स हैं और साल है उसमें 20% के आसपास की ग्रोथ आपको नज़र पड़ेगी। तो ग्रोथ के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त तरीके से पावर कंपनीज प्लेस्ड हैं। जेफरीज की अगर हम बात करें तो उनका NTPC पे बाय रिकमेंडेशन है 235 रुपये के टारगेट के साथ, पावर ग्रिड पे 300 रुपये का टारगेट है इनका, और JSW एनर्जी का जहां तक की सवाल है 530 रुपये का टारगेट के साथ यहां खरीदारी की सलाह वो दे रहे हैं। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो पावर सेक्टर और कैपिटल गुड्स जो सभी जगह आपको खरीदारी दिख रही है। BHEL का शेयर आपको ऑलरेडी 127% का रिटर्न दे चुका है पिछले 12 महीनों में, और अगर हम बात करें ABB, NTPC, अदानी पावर, टाटा पावर की तो 60 से 70% के रिटर्न्स यहाँ देखने को मिले। तो पूरा का पूरा पावर सेक्टर फोकस में और बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ आपको एक्शन में शेयर दिखाई पड़ रहे हैं।
बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली और सरकारी कंपनियों की हमने चर्चा की, लेकिन ये जो एंसिलरी प्लेज में एबीबी, सीमेंस के नाम आ जाते हैं, रुचित, इनमें से कोई आपको पसंद है? चार्ट स्ट्रक्चर पे एबीबी है नो, इनमें से काफी स्ट्रॉन्ग है, प्राइस अप मूव्स में अच्छे वॉल्यूम्स है, लास्ट 5-6 दिनों से कंसोलिडेशन है जो टेक्निकली एक बुलिश फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन के वक्त होता है, तो कंटिन्यूशन पैटर्न है। 4600 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मैं इसे थोड़ा सा पोजिशनल बेसिस पे अगर देखूं तो 4600 के स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे आई थिंक फ्रेश बाइंग करते हैं, तो 5050 टू 5100 जो फ्लैग पैटर्न के टारगेट्स है वो 5100 के अराउंड आते हैं, तो 5100 तक के टारगेट्स इस स्टॉक में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। एक बार वापस जीएमआर लेकर आइए, और हमने जब बात की थी और उसके बाद से एक फ्रेश मूव देखिए इसमें हर्षदा, किस तरीके से एक फ्रेश मूव आया और अब ये स्टॉक करीब करीब 6.5% ऊपर। इसमें एक और ब्लॉक हुआ आज, 2.5 करोड़ का ब्लॉक हुआ इसमें, और मतलब अब पता करना पड़ेगा आज के इसमें किसने बाय किया। 2 करोड़ 80 लाख शेयरों का एक्चुअली इसमें ब्लॉक हुआ था, ऑलमोस्ट 3 करोड़ शेयर हो गए, उसका ब्लॉक हुआ और 75 रुपीज़ पर वो ब्लॉक हुआ। उसके अलावा कुछ छोटे ब्लॉक्स भी हुए, लेकिन ये वाला बड़ा ब्लॉक था और इसके बाद इस स्टॉक में फिर पंख लगे, 6.5% ऊपर यहाँ पर ये स्टॉक गजब की तेज़ी। देखिए मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स जब होते हैं ना, उसके बाद आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये स्टॉक ऑलरेडी इतना चल चुका है तो मैं क्या करूँ। जब मैंने स्पॉटलाइट में लिया था तो लोगों ने कहा था कि सर इतना चल चुका, उसके बाद आपने लिया, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इतना चल चुका कि कोई वैल्यू नहीं है इस मार्केट में। अगर ऐसा होता तो मजगांव डॉक, HAL ये कभी आप ले ही नहीं पाते कि अगर इतना चल चुका है कि 52 वीक हाई पे आ गया, अब मैं क्या करूं। तो कई लोग चाहते हैं कि मैं 52 वीक लो पे ले लूँ, वो हाइंडसाइट बाइंग है कि मैं तो वहाँ लिया था, अब ये इस लेवल पर आ गया। 52 वीक हाई पे एक स्टॉक लेने का मतलब ये है कि आपके चांसेस सही हैं, सही जाने के। और अगर रिसेंटली भी आपने लिया, उसके बाद उस दिन ब्लॉक के बाद भी लिया आपने, तब भी आपको आराम से मार्केट ने 8-10% बना के दिए F&O स्टॉक में। ये अपने आप में आपको बता रहा है किस लेवल की स्ट्रेंथ है यहाँ पर। खैर अब एक काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सस्ता ऑप्शन मानस से लेंगे, चंदन जुड़े हमारे साथ F&O सुपरस्टार के लिए, उनसे लेंगे एक ट्रेड। उसके बाद राजेश सतपुते से लेंगे हम चार्ट का चमत्कार, और मिड कैप फंडा के लिए गौरांग शाह के पास जाएंगे। तो मानस शुरुआत करते हैं आपसे, सस्ता ऑप्शन ट्रेड। देखिए सस्ता ऑप्शन के लिए जो अभी आपने स्टॉक की बात की वहीं पर रिकमेंडेशन है। GMR इंफ्रा के 77 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 3 रुपए 75 पैसे पे 77 का कॉल ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉसेस 2 रुपए 30 पैसे के रहेंगे और टारगेट यहाँ पर 7 रुपए के आसपास के रहेंगे। तो 7 रुपीज के टारगेट के लिए GMR इंफ्रा के 77 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। GMR इंफ्रा ही रेडार पर है मानस के, 77 का कॉल लेकर चले और यहाँ पर अच्छे रिटर्न बनने के पूरे आसार हैं। चलिए अब F&O का सुपरस्टार चंदन तापड़िया से जानते हैं। चंदन बताइए। देखिए बाजार में पूरा पावर स्टॉक्स पे मोमेंटम बना हुआ है और सारे के सारे पावर स्टॉक्स में एक शानदार और जानदार रैली देखने को मिली है, चाहे REC PFC की बात करें या फिर पावर ग्रिड और दूसरे काउंटर NTPC इन सब की बात करें। तो पावर ग्रिड पे भरोसा है, जिस हिसाब से मोमेंटम बना है और ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव मूव बरकरार रहेगा, तो पावर ग्रिड को हम खरीदारी की सलाह देंगे। 231 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 244 के टारगेट के लिए। ओके यहाँ पर पावर ग्रिड आपकी चॉइस हो गई। चंदन की F&O सुपरस्टार चार्ट के चमत्कार पिक करते हैं राजेश जी से। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी देखिए नज़र है फार्मा सेक्टर पे। अगर फार्मा सेक्टर देखें तो यहाँ पे एक लुपिन मुझे लगता है एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिल रहा है। 10 DMA का अगर आप लेवल की बात करें, आप कह सकते हैं कि सप्लाई पॉइंट शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे वो था 1250। जैसे 1250 के ऊपर निकले वहाँ आपने देखा यहाँ पे एक बड़ा लार्ज टिक हुआ है। दैट सिंपली शोज कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होगी। सो लुपिन इज अ बाय। 1260 के आसपास चल रहा है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 1240 का। और अकॉर्डिंग टू मी जो प्रोजेक्शन दिखता है वो कम से कम रहेगा 1300 का, 1300 से लेके 1325। तो ये 2 टारगेट के लिए लुपिन इज अ बाय। ओके लुपिन यहाँ पर है पिक राजेश सतपुते की। गौरांग जी आपका मिड कैप फंडा क्या रहेगा? बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अनुज ये पसंद किया है हमने। स्मॉल कैप टू मिड कैप के बीच की कैटेगरी है और 1250 के लक्ष्य बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड पर निर्धारित किए हैं लंबी अवधि के लिए। बजाज इलेक्ट्रिकल्स आता हुआ। चलिए फटाफट से मैं सारे ट्रेड्स जो 4 आए हैं 4 का चौका में आपके लिए एक बार फिर रिकैप कर देती हूँ। GMR इंफ्रा के साथ हमने पहला ट्रेड लिया है, ये है इनफैक्ट मानस का पिक। 77 का कॉल लेने की सलाह वैसे दिया था इन्होंने 3 रुपए के आसपास, 4.25 रुपये हो गए। टारगेट इनका 7 का है, 2 रुपये 30 पैसे के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाएंगे।
फिर अगला ट्रेड आया एफनो सुपरस्टार के तौर पर पावर ग्रिड 244 का टारगेट चंदन ने दिया है, 231 स्टॉप लॉस का काम करेगा। चार्ट का चमत्कार में राजेश सातपुते की पिक है लूपिन, 1300 टारगेट, 1325 आगे आएगा और 1240 के आसपास स्टॉप लॉस लगाकर चलिएगा। वहीं बजाज इलेक्ट्रिकल्स पसंद है इस समय, गौरांग को 1250 के टारगेट के लिए मौका है तेज़ी की पोजीशंस लेने का। तो ये फिलहाल आपके लिए वो ट्रेड्स जहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम बन रहा है। अच्छा, मिड कैप काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आते हैं। इंडेक्स पूरा 232 अंकों की तेज़ी, यहीं पर जमकर खरीदारी बढ़ रही है और कॉन्सेंट्रेटेड बाइंग दरअसल आती हुई मिड कैप कंपनियों में। कुछ कैश मार्केट के शेयर जो आसमान चूम रहे हैं, उसमें एक तो नेवली लिग्नाइट देखिएगा, 207 का लेवल है, फ्रेश 52 वीक हाई पर है, काउंटर एनएलसी का। नज़ारा टेक, और नज़ारा टेक मुझे याद है, आई थिंक आज प्रशांत सावंत ने मेंशन किया था इसको खिलाड़ी नंबर 1 में, ये भी काउंटर करीब 5-6% भागा है। स्ट्राइड्स फार्मा, सुब्रोस जैसे काउंटर्स, इन सब में ज़बरदस्त तेज़ी, और CDSL भी है दरअसल जहां पर हम देख रहे हैं नए 52 वीक हाइस पर। इनफैक्ट ज़्यादातर स्टॉक्स जो मैंने मेंशन किए हैं वो अपने 52 हफ्तों के हाइस को के पार निकले। कितने टाइम के बाद हमने एनएलसी डिस्कस किया है। और हर्षदा वैसे मतलब एक चीज़ है मार्केट में इस समय शायद आइडियाज़ की कमी है, इसके लिए इस तरीके के मूव्स आ रहे हैं मार्केट में। और एक चीज़ है, जब इस तरीके के मूव आते हैं ना, एक लार्ज कैप में बड़े मूव के बाद, वो एक इंडिकेशन होता है कि वो कंसोलिडेशन खत्म होने के कगार पर है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आज का एक कंसोलिडेशन हो गया, मेरे ख्याल से अभी चौथा दिन है कंसोलिडेशन का, एक कल का दिन और बचा है, कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, एक बार वो निकल जाए और फेड का भी डिसीजन आ चुका होगा, तो लग रहा है फ्राइडे से रैली रिज्यूम करेगी। फ्राइडे तक आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी कैचअप कर चुका होगा मार्केट में लेवल्स के साथ। लेकिन एक चीज़ हमेशा डिस्कशन हो रही है कि मिड कैप्स को अब लार्ज कैप आउट परफॉर्म करेंगे, लेकिन मिड कैप गिरने को तैयार नहीं है, और पैसा यहाँ पर रुकने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, और मतलब बहुत बाइंग आ रही है। तो देखिए हमेशा एक चीज़, एक होता है व्यू मेरा भी ये है कि अब यहाँ से लार्ज कैप को चलना चाहिए, लेकिन एक होता है मार्केट का एक्शन। अगर मार्केट का एक्शन आपका मिड कैप में तो रहे मिड कैप में, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लार्ज कैप में भी रहें, लेकिन मिड कैप को छोड़ना नहीं है। मिड कैप में ही पैसा बन रहा है, बना के रखें, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में वो सबसे क्रूशल है, वही सबसे की है कि अगर आप मिड कैप में बने हैं, मिड कैप में पैसा और लगा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नंबर्स क्या कह रहे हैं, डेट लेवल्स क्या है, इन सब का आपने जायज़ा लेना है, फिर ही नया पैसा कमिट करना है। चलिए, मिड कैप्स की बात हुई, लेकिन साथ ही एक और सेगमेंट है जहाँ पर बड़ा एक्शन बनता दिखाई दे रहा है, वो है SME IPOs। SME IPOs में बहुत छोटी साइज़ के IPO होते हैं, लेकिन इतना पैसा आ रहा है कि वहाँ पर आपको लग रहा है कि पैसे की कोई कमी ही नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, एक पर्टिकुलर IPO है मार्केट में जो 350 गुना 350 टाइम्स से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। अब आखिर ऐसी क्या तेज़ी है इन स्टॉक्स में और हो क्या रहा है? सुमित हमारे साथ है। सुमित बताइए, इतनी गजब तेज़ी, इतना एक्शन। SME में मतलब ज़ोरदार तेज़ी इस समय देखने को मिल रही है। और जिस IPO की आप बात कर रहे थे 350 गुना सब्सक्राइब हुआ है, वो है एक्सेंट का IPO। कल एक हिस्टोरिक दिन था, क्योंकि किसी एक SME को इतना पैसा मिल गया, 78 करोड़ रुपए उन्होंने मांगे थे और उसके सामने उन्हें 18,000 करोड़ रुपए की पूंजी आते हुए दिखाई पड़ी है। तो एक्सेंट माइक्रो का जो IPO था, ये कल बंद हुआ, एक हिस्टोरिकल दिन इस IPO की तरफ से कल आता हुआ दिखाई पड़ा। 10,000 करोड़ से ज़्यादा की बोलियां इस कंपनी को मिली और ये दूसरी बार इन द हिस्ट्री हुआ है कि किसी SME को 10,000 करोड़ से ज़्यादा की बोलियां आते हुए दिखाई पड़ी हैं। ये दूसरा सबसे सुपर हिट IPO SME की तरफ से आपको दिखाई पड़ेगा। हालांकि सब्सक्रिप्शन नंबर उतना बड़ा नहीं है, लेकिन जो मनी रेज की हुई है 78 करोड़ रुपए के सामने, वो काफ़ी बड़ी है। तो इससे पहले बेसिक फ्लाई करीब 14,000 करोड़ रुपए की बोलियां यहाँ मिली थी और 18,000 करोड़ रुपए के आसपास की बोलियां मिली थी एक्सेंट को। तो ये एक ट्रिगर पॉइंट बना कि SME में असल में हो क्या रहा है। सबसे पहले IPO साइज 78 करोड़ था इसका, इनको 18,000 करोड़ रुपए की बोलियां मिली, करीब 362 गुना इस सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा। कुछ SME के IPOs के नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, कैसे मार्केट एकदम से मोमेंटम पकड़ते हुए दिखाई पड़ रही है SME स्पेस पे। IPO साइज के हिसाब से देखा जाए 2019 में करीब 51 IPO आए थे जिन्होंने 657 करोड़ रुपए रेज किया। 2020 डल मार्केट था, 168 करोड़ रुपए वहां रेज हुए। 2021 तक आते आते 787 करोड़ हुए, 2022 में 1980 करोड़ हुए और अभी 2023 में अब तक 165 IPO करीब 4500 करोड़ रुपए जुटा चुके हैं। तो पिछले 5 साल में ये IPO का साइज देखिए, मार्केट किस तरह से रोबस्ट तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा और क्या मासिवली पैसा यहाँ पर रेज हो रहा है। सब्सक्रिप्शन के नंबर, जहां पर जो मेन बोर्ड का सब्सक्रिप्शन का नंबर रिकॉर्ड रहा है वो 450 गुना रहा है और वो भी बहुत रेयर केस में। लेकिन यहाँ
कहाँ पैकेजिंग 750 गुना, ये 6 करोड़ का आईपीओ था महज। और ओला टेक करीब 600 गुना, ये 2 करोड़ का आईपीओ था महज। नेट एवेन्यू 511 गुना, 10.25 करोड़ का आईपीओ था। 450 गुना श्रीवरी स्पाइस, ये सब्सक्राइब हुआ, ये भी करीब 9 करोड़ रुपए के आसपास का एक छोटा आईपीओ था। इसी तरह कुछ और आईपीओस को भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन फिगर है। अरहम टेक 450 गुना, 9 करोड़ का आईपीओ। मेत्रे मेड करीब 447 गुना सब्सक्राइब, और मधु मसाला करीब 450 गुना सब्सक्राइब। ये वो एसएमई आईपीओ है जहां पर रकम का इस्तेमाल बहुत छोटा सा रकम रेज करते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन फिगर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। तो ये मार्केट में एकाएक स्टीम आई है, और वो स्टीम के नंबर्स आप आते हुए देख भी रहे हैं। बिल्कुल सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। 2 स्टॉक्स तो मेरे एकदम बहुत इंटरेस्टिंग लगे मुझे हर्षिता, श्रीवारी स्पाइस और मधु मसाला। और 444 गुना सब्सक्राइब मधु मसाला। और खैर एसएमई के अलग ही जलवे हैं इस समय। एसएमई में इस समय बहुत शानदार गोल्ड माइंस और लैंड माइंस दोनों हैं। हाँ, गोल्ड माइंस भी हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारी कंपनियां ख़राब हैं, अब बहुत पैसा बना के भी दे रही हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसी कंपनियां भी आएंगी जिनमें आपका पैसा ज़ीरो हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत केयरफुल रहना है एसएमई में अगर आप कर रहे हैं तो, क्योंकि एसएमई में इस समय एसएमई मार्केट में इस समय एक बबल चल रहा है। जिस तरीके का पैसा ये कंपनियां रेज़ कर पा रही हैं, और इसमें एक और दिक्कत ये होती है कि ये जो आईपीओस होते हैं ना, इनको सेबी की क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं होती, ये सीधा एक्सचेंज पे आ जाते हैं। अलग प्लेटफॉर्म है इनका, बीएससी पर वो बीएससी एसएमई है, एनएससी पर एमर्ज प्लेटफॉर्म है, उस पर सीधा जाती हैं ये कंपनियाँ, और इस तरीके के यहाँ पर मोमेंटम आ रहे हैं। गौरांग, आपने लगाया किसी एसएमई पर पैसा? नहीं अनुज भाई, हमारे मार्केट में ही काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है, तो जोखिम क्यों मोड़ लेना। बिल्कुल, जोखिम क्यों मोल लेना। चलिए अब एक काम करते हैं, बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ने वाले हैं उनसे बात कर लेते हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के फंड मैनेजर पीएमएस अमित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, गुड आफ्टरनून। क्या व्यू बन रहा है मार्केट पर इस समय, क्योंकि एक बहुत बड़ा मूव आया, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन, किस तरीके से रीड कर रहे हैं आप इस कंसोलिडेशन को? तो अनुज, आपने देखा ही जब मार्केट पोस्ट स्टेट इलेक्शन काफी शार्प रन अप लिया है, बट जैसे आप बात कर रहे थे ब्रॉडर मार्केट की, आई थिंक दैट इज द की। क्योंकि अगर निफ्टी को आप देखिए तो निफ्टी बहुत ज्यादा कंपाउंडिंग नहीं करेगा अगर एसएनपी की कंपाउंडिंग ज्यादा नहीं हो रही है। तो एक लिमिट होता है निफ्टी का प्रीमियम ओवर एसएनपी, बट कंसोलिडेशन फेज हो सकता है मार्केट में, और उस कंसोलिडेशन के अंदर जो ब्रॉडर मार्केट अभी अप्रैल से जो मूव स्टार्ट हुआ है, अप्रैल 2023 से, आई थिंक वो इलोंगेट काफी लंबा हो सकता है। वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आज काफी लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, राइट। आप एसएमई की बात कर रहे थे, आप बियॉन्ड दैट अपने लिस्टेड मार्केट्स में भी देखिए तो काफी कंपनीज हैं जो लॉस मेकिंग थी, उनके लॉसेस रिकवर हो रहे हैं। उसकी वजह से वो मार्केट में जो गेन्स हैं, जो स्टॉक प्राइसेस हैं, वो बहुत तेजी से रिकवर हो रहे हैं। 20-20 साल की ब्रेकआउट्स मार्केट्स में आ रहे हैं। अगर आप देखिए तो मैं जब पॉजिटिव पैट की बात करता हूं तो इट हैज ग्रोन बाय 25% इन बोथ मिड एंड स्मॉल कैप, बट जब मैं लॉसेस को प्रॉफिट के साथ ऐड करता हूं और नेट नंबर की ग्रोथ देखता हूं तो इट हैज गॉन अप बाय 80% इन स्मॉल कैप्स एंड इट हैज गॉन अप बाय 50% इन मिड कैप्स। एंड दिस इज वेयर दिस मार्केट का जो ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है ये एक्चुअली बढ़ता जा रहा है, और काफी सेक्टर्स हैं जो इमर्ज हो रहे हैं। आप रिन्यूएबल एनर्जी देखिए, रेलवे, डिफेंस, ड्रोन्स सेटअप की कंपनीज हैं, या फिर सेमीकंडक्टर है, पावर, टेलीकॉम, ऑल ऑफ देम वर नॉट परफॉर्मिंग इन द लास्ट डिकेड and they are coming out. I think this is where the new money is going now. बिल्कुल। पावर की आपने बात की अमित, पावर में इस समय पावर फाइनेंस, रिन्यूएबल्स, इनमें क्या हो रहा है? इनमें इस समय 3-3 गुना स्टॉक्स हो गए हैं पिछले 3-6 महीने में। इरिडा तो लिस्ट होने के बाद 3 गुना हो गया है। पावर की डिमांड बहुत सॉलिड है। अगर आप देखिए तो जिस तरह की एनुअलाइज कंपाउंडिंग पहले पावर की हुआ करती थी डिमांड की, वो 2.5% था, आज वो 8.5% है। तो सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ है डिमांड में पावर की। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडस्ट्रियल साइड में आज गवर्नमेंट बहुत एक्टिव है, काफी बाहर के प्लेयर्स को इंडिया में इनवाइट कर रही है। टेस्ला आएगा, अभी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गया है, वो अपने वेंडर्स लेकर आते हैं मार्केट में, और अगर कोई वेंडर जाता हुआ भी दिखता है तो इंडियन कंपनीज आज इतनी सक्षम है कि उनको एक्वायर कर लेती हैं। आपने विस्ट्रॉन के केस में देखा कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने आके उसके प्लांट को एक्वायर कर लिया। तो ये जो जिस तरह का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बढ़ रहा है, इससे पावर की डिमांड मार्केट में बढ़ती जा रही है। दूसरा, विलेजेस में भी कवरेज काफी बड़ा है, आज ज्यादा विलेजेस पावर के कवरेज में हैं।
तो इससे जो पावर कंपनीज हैं, जो कभी टैरिफ रेट्स हमने देखे नहीं बढ़ते हुए, आज टैरिफ रेट्स बढ़ रहे हैं। हमने जो थेफ्ट हुआ करता था टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में पावर का, उसको काफी सिग्निफिकेंटली कम होते हुए देखा है, क्योंकि स्मार्ट मीटर्स मार्केट में आ गए हैं। तो इस वजह से पूरा रीरेटिंग है और काफी कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस भी है 500 गीगावाट का रिन्यूएबल बनाना कमिंग 6 इयर्स में। तो आज एनटीपीसी देखिए 70 गीगावाट का थर्मल था, 60 गीगावाट का रिन्यूएबल का सेटअप ला रहा है। हाइड्रो कंपनीज को रिन्यूएबल में ही माना जाता है, क्योंकि नॉन फॉसिल फ्यूल कंपनीज हैं। तो हमने एनएचपीसी को देखा हाइड्रो पावर के अंदर, उसका 7 गीगावाट का लाइफ टाइम का कैपेसिटी था, अगले 2 साल में उसका 7 गीगावाट और कमीशन होने वाला है। तो इससे कंपनीज की जो रीरेटिंग है वो बढ़ रही है, क्योंकि वो बहुत ही सक्षम डिमांड को केटर कर रहे हैं, इसलिए ये एक सस्टेनेबल मूव बनता जा रहा है। अमित, गुड आफ्टरनून। कुछ देर पहले हम टीवीएस मोटर की बात कर रहे थे, जो नए हाइस पर है और जिस तरह का इनका ओवरऑल ईवी पोर्टफोलियो मार्केट में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है, सेल्स में अच्छा खासा पिकअप है। तो टू व्हीलर साइड पर आप अगर अंदाज़ा दे सकें, वैल्यूएशंस कैसे स्टैक अप करते हैं, और इस ईवी क्रांति में अगर आपने दाव खेलना हो तो फिर क्या टू व्हीलर साइड पर खेलेंगे, या फिर 4 व्हीलर्स में भी आपको टाटा मोटर्स में एक अभी भी मौका दिख रहा है? तो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज दोनों तरफ हैं। आप देखिए टू व्हीलर मार्केट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 1 या 2 ही प्लेयर हैं। आप देखिएगा कि आने वाले समय में और भी काफी नए प्लेयर्स टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में आने वाले हैं। तो इसके अंदर काफी प्लेयर्स हैं। आज ओला इलेक्ट्रिक इतने बड़े स्थापित प्लेयर्स होने के बाद भी ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर जो पहले कहीं नहीं था, उसका मार्केट शेयर आज सबसे ज्यादा है, राइट। तो इसलिए बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है। इसके अंदर मुझे लगता है टू व्हीलर में जो बहुत ही ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के साथ कंपनीज ग्रो करेंगी, मार्केट उसको वैल्यू देगा, जो हमने टीवीएस के केस में देखा, जिनके मार्जिन एक्सपेंशन अच्छा खासा है और वो कंपनी का मार्केट शेयर स्कूटर्स में, स्कूटी के क्षेत्र में काफी बड़ा है। तो वहां पर टीवीएस को लगातार फायदा हुआ है। मेरे ख्याल से टू व्हीलर्स की जो ग्रोथ है वो उतनी नहीं आ रही थी, क्योंकि रूरल एरिया के अंदर काफी डिस्ट्रेस था। बट अभी आपने देखा है कि डबल डिजिट ग्रोथ है टू व्हीलर के अंदर। इनफैक्ट 31% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था। तो मेरे ख्याल से वो उसकी वजह से जो बाउंस है वो अभी इन कंपनीज में आ रहा है, जो काफी अंडर परफॉर्मिंग थे, जो हमने हीरो मोटोकॉर्प के अंदर आते हुए देखा है, जिसका कि काफी बड़ा एक्सपोजर रूरल एरिया में है। तो एक डिस्ट्रेस था, बट कहीं ना कहीं हर चीज इलेक्शन के टाइम पे आप देखते हो पैसा भी बढ़ता है, स्टेट इलेक्शंस में भी बढ़ता है और लोअर द पिरामिड जाता है, तो वो हमें टू व्हीलर में आता हुआ दिख रहा है। बट अपॉर्चुनिटीज मेरे ख्याल से हर जगह है। पैसेंजर व्हीकल में उतना कंपटीशन नहीं है अभी जितना कि टू व्हीलर में हो गया है। अच्छा अमित जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अभी आपके आने से पहले हमारी बातचीत हो रही थी पीएसयू बैंक्स पे। हालांकि इसमें थोड़ा सा मैं कुछ और भी स्टॉक्स जोड़ता हूँ। छोटे बैंकों में कैनरा में, बैंक ऑफ बड़ौदा में हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देखा। एसबीआई की परफॉर्मेंस अच्छी है, बट अभी भी अगर आप देखें एक सब्सटेंशियल मूव नहीं आया। प्लस एक प्राइवेट स्पेस में आरबीएल भी जोड़ देता हूँ, जिस पर एमएनएम ने भी बीच में एक एक्सपोजर लिया था। इन 4-5 स्टॉक्स पे आपका व्यू क्या है इस वक्त, स्पेशली पीएसयू बैंक्स पे? सो आई थिंक पीएसयू बैंक्स, देखिए ये कॉर्पोरेट लिंक्ड बैंक्स होते हैं। कॉर्पोरेट का कैपेक्स अगर आप देखिए तो उतना नहीं हो रहा था इंडिया में, ज्यादातर सरकारी कैपेक्स था। अगर आप देखिए तो जो गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 21, फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर ओवरऑल जो कैपेक्स किया है वो 8.7 ट्रिलियन रुपीस का कैपेक्स था। बट लिस्टेड कॉर्पोरेट्स की वजह की तरफ से कैपेक्स नहीं आ रहा था। इनफैक्ट स्टेट्स ने भी कैपेक्स नहीं किया था। बट पिछले 12 महीने के अंदर अगर आप लिस्टेड कॉर्पोरेट्स का कैपेक्स देखिए तो वो 8.1 ट्रिलियन रुपीस हो चुका है और 7.1 ट्रिलियन रुपीस स्टेट का कैपेक्स भी हुआ है। तो लिस्टेड कॉर्पोरेट जब कैपेक्स करते हैं तो कॉर्पोरेट लेंडिंग बुक ग्रो होना स्टार्ट होती है। बट आज कॉर्पोरेट्स के पास अच्छा खासा पैसा है, क्योंकि इन्होंने डीलिवरेजिंग की थी और अच्छे इंटरनल एक्रूवल से ही अपनी ग्रोथ को एक्सपेंड कर रहे थे इनिशियल पीरियड में। बट नाउ उसके बाद वो बैंक के पास जाते हैं और वहां से बोरोइंग करना स्टार्ट करते हैं। तो वो फेज अब स्टार्ट हो रहा है और इस वजह से हम देख रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट लेंडिंग बुक जो एवरेज ग्रोथ की तरफ नहीं है, एवरेज क्रेडिट ग्रोथ मार्केट में आज 17-18% मिलेगा आपको, लेकिन कॉर्पोरेट जो लेंडिंग बुक है वो 6% से ही ग्रो कर रही है। तो हमारे लिहाज से जब आपके एनपीएज आज 10 साल के लो पर हैं, तो आज अगर आप इस क्रेडिट ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं कॉर्पोरेट की, जो 6% से 12-14% भी आने वाले समय में जाएगा, तो पीएसयू बैंक्स कैन परफॉर्म मच बेटर।
और आज दूसरी अगर आप देखिए तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स में अगर ऐड होंगे नेक्स्ट ईयर जून में बात आ रही है तो $23 बिलियन का इन्फ्लो आएगा। बॉन्ड प्राइसेस एलिवेट रहेंगे, बॉन्ड यील्ड्स नीचे रहेंगी और इंडियन बॉन्ड यील्ड्स ऑलरेडी सबड्यूड है, तो उसका बेनिफिट उनको मिलता है जो कि ज्यादा होल्डिंग रखते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स की, जिसमें पीएसयू बैंक्स आते हैं। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा कैनवास है पीएसयू बैंक्स के लिए, जो अदानी ग्रुप की प्रॉब्लम की वजह से कपल ऑफ टाइम्स दे हैव कम डाउन एंड आई थिंक दैट थ्रोज एन अपॉर्चुनिटी गोइंग फॉरवर्ड। नंबर इनके अच्छे आते हुए आपको दिखेंगे और मेरे ख्याल से उसमें पार्टिसिपेट आपको करना चाहिए। ओके अमित, कोई 2 या 3 स्टॉक आइडियाज जो आपको या आपकी टीम को इस समय अच्छे लग रहे हो? तो देखिए पावर स्पेस के अंदर एनएचपीसी जैसे मैंने नाम लिया, तो एनएचपीसी में डेफिनेटली हमें लगता है कि अच्छी बढ़त हो सकती है। थोड़ा सबड्यूड स्टॉक है, अगर आप सतलज से कंपेयर करिए तो सतलज के अंदर आपको काफी शार्प मूव मिला है, तो वो ऐसे स्टॉक्स में आ सकता है। हमारी होल्डिंग्स में है एस इक्विटी पोर्टफोलियो जो हम मैनेज करते हैं, जिसके अंदर हम इमर्जिंग थीम्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, वैल्यू टू ग्रोथ अप्रोच पे फोकस करते हैं, वहां पर ये स्टॉक्स एक्चुअली आता है। उसके साथ साथ अगर आप देखिए तो आज कैपिटल गुड्स स्पेस जहां आपने एलएनटी को परफॉर्म होते हुए देखा था, वहां पर डिफेंस स्पेस में बीईएमएल एक कंपनी है, भारत अर्थ मूवर्स, जो जहां मार्केट कैप एक्सपेंशन अभी कम हुआ है। अगर आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए तो वहां ऑलरेडी जो ऑर्डर बुक है उसके कंपैरिजन में मार्केट कैप एक्सपेंशन काफी हो गया है। तो 82,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है एचएएल की, तो 1,70,000 करोड़ का मार्केट कैप है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की 61,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, तो 1,10,000 करोड़ के ऊपर मार्केट कैप हो गया है। लेकिन बीएमएल, मजगांव डॉक, इन कंपनीज में अभी जितना ऑर्डर बुक है मार्केट कैप क्लोज है। तो बीएमएल 10,000 करोड़ ऑर्डर बुक है और 10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। हमें लगता है कि अब वो एक्सपेंशन होगा, क्योंकि इनको चेन्नई मेट्रो, मुंबई मेट्रो, पटना मेट्रो, बेंगलोर मेट्रो से ऑर्डर्स मिले हैं और ये 10,000 करोड़ का ऑर्डर बुक 17,000 करोड़ 70% जंप करता हुआ दिखने वाला है आने वाले समय में जल्दी। ओके मार्केट में अमित एक सेकंड के लिए आ रहा हूँ आपके पास। मार्केट में देखिए क्या शानदार रिकवरी है। 20,750 तक करेक्ट करने के बाद निफ्टी में अब 20,924। अगेन वही बात कि इंट्राडे में भले ही मार्केट ब्रेक कर रहा हो उस लेवल को, क्लोजिंग पे नहीं कर रहा है। ये अपने आप में एक बहुत शानदार चीज़ है। मैं क्लोजिंग स्ट्रैटेजी पर आऊँगा, लेकिन एक बार सोचा कि इसको रेफर कर दें क्योंकि एकदम से मार्केट में एक शानदार रिकवरी आई। बैंक निफ्टी के वीकली एक्सपायरी भी थी, उसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन 2-3 स्टॉक्स हैं एनटीपीसी, एलएनटी, टाइटन, जिन्होंने रिलायंस ने काफ़ी शानदार मूव दिखाया। रिलायंस ने इनफैक्ट लीड किया इस पुल बैक को। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से थोड़ी सी रिकवरी मार्केट में आई है। एक अच्छा स्ट्रेंथ और पूरी स्क्रीन आपको ग्रीन दिखाई देगी। निफ्टी 25 पॉइंट ऊपर, निफ्टी बैंक 28 पॉइंट ऊपर और आज का आउट परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स मिड कैप्स की तरफ से जो 380 पॉइंट ऊपर है, तो कभी भी 400 अंकों की बढ़त की तरफ जा सकता है ये। इनफैक्ट मिड कैप्स पर ही अमित मैं अपना अगला सवाल पूछना चाहूँगी। कंस्ट्रिंग आज फिर बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला है और इस रैली की शुरुआत में स्पेशली जो स्टेट इलेक्शंस आए उसके बाद सब लोग कह रहे थे कि देखिए लार्ज कैप्स में रहिए, यहाँ पर ज़्यादा एक्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर ज़्यादा पैसा आएगा। लेकिन मिड कैप्स का जो लगातार आउट परफॉर्मेंस है उसके मद्देनज़र आप अपने आप को कैसे पोजीशन कर रहे हैं? कितना पैसा मिड कैप्स में इस समय आपका है या फिर लगाने की इच्छा है? देखिए, जब हम ऐसा बोलते हैं कि लार्ज कैप्स ज़्यादा चलेंगे, राइट, तो उसमें 2 कैटेगरीज आती हैं। एक वो है जो लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहां एक आपको पुल बैक देखने को मिल सकता है, राइट। हमने देखा एचडीएफसी बैंक और रिलायंस, इनमें थोड़ा पुल बैक नीचे से आया है। और बट क्वेश्चन ये है कि मार्च से लेकर अप्रैल तक ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ का इन्फ्लो हुआ था एफआईआईज का। इट हैज नॉट गॉन इनटू दीज स्टॉक्स, इट हैज गॉन इनटू द ब्रॉडर मार्केट। तो अगर मार्केट में ब्रॉडर मार्केट में पैसा आया है तो फोकस तो वहीं रहने वाला है। और दूसरी कैटेगरी है उन मिड कैप्स की जो लार्ज कैप बन गए, राइट। अगर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ऐसी कंपनीज देखिए जो पहले मिड कैप थे, बट जिस तरह से मूवमेंट आया है आज वो लार्ज कैप कैटेगरी में है, तो उनमें जो जिस तरीके की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, राइट। आज 25 लाख करोड़ की फंडिंग की जरूरत है पावर स्पेस में, आज 8 लाख करोड़ के आसपास की फंडिंग की जरूरत है रेलवे स्पेस में। इसी वजह से पीएफसी के अंदर आपने वो मूव देखा और इसी वजह से आईआरएफसी जैसी कंपनीज वो मूवमेंट ले रही हैं। तो आई थिंक ये भी हमें ध्यान रखना है कि लार्ज कैप में आज वो भी आ रहे हैं जो पहले मिड कैप थे, तो उनमें वो मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। अमित, एक स्टॉक पॉसिबली आपसे आखिरी पूछना चाहूँगा और वो है या इनफैक्ट स्पेस।
दैट्स टायर स्पेस। ऑटो की तेज़ी को तो हमने भुनाया, आई मीन एक्साइड भी भागा एंसिलरी स्पेस पे बैटरी स्टॉक्स में, बट आई मीन टायर पूरा का पूरा बस कर रहा है इस वक्त। आज भी मेरे ख्याल से यस, इस वीक इनफैक्ट लास्ट वीक अपोलो टायर्स से अपने करियर का हाई छुआ। सेम इज़ द केस विद सीएट। यहाँ पे आप लोगों को कोई पिक है क्या इस वक्त? सो अपोलो टायर इज पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो। जो मैंने एस इक्विटी पोर्टफोलियो बोला, अपोलो टायर हमने इसलिए लिया है क्योंकि पहली बात, अपोलो टायर लास्ट डिकेड का अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, राइट। और आपने देखा होगा ओईएम्स में भी महिंद्रा एंड महिंद्रा लास्ट डिकेड का अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक था, और इस डिकेड में हाउ इट इज परफॉर्मिंग इन दिस रेल। सेम गोज विद अपोलो टायर, क्योंकि जब टर्न अराउंड होता है सिचुएशन का, आप अगर अपोलो देखिए तो आज 33% मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स को केटर करता है, और ये सेगमेंट बजिंग है क्योंकि आज गवर्नमेंट माइनिंग में बहुत फोकस कर रही है। जब आपको जब पावर चाहिए तो माइनिंग होती है, कोल की माइनिंग होती है, आपको स्टील चाहिए तो मैग्नीज ओर की माइनिंग होती है, तो आपको बड़े व्हीकल चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, राइट। तो वो सब में आज अपोलो टायर इस वजह से अच्छा ग्रो कर रहा है। और साथ साथ हमने देखा कि पैंडेमिक के बाद इसने यूरोपियन मार्केट, जहां पर इसका 25-30% का एक्सपोजर है, वहां भी इसने करीब 300 बिप्स से अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है। तो एक एफिशिएंसी जो मिसिंग थी वो वापस आई है, और उसको मार्केट वैल्यू दे रहा है, और इसलिए हमने इसके अंदर अपनी पोजीशंस मेंटेन की है। ऑलराइट अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब स्टॉक्स पर बात करने के लिए। मार्केट एट डेज हाई, और अब समय है, जो हर्षदा ने विश किया था मिड कैप इंडेक्स 400 पॉइंट ऊपर हो जाए, वो भी हो गया, और अब 45,000 किसी भी समय हो सकता है मिड कैप इंडेक्स पर 44,962। चलिए BTST STBT कॉल्स लेना शुरू करते हैं। मार्केट में जो मोमेंटम है, मुझे लग रहा है BTST कॉल्स ज़्यादा रहेंगी। गाबा सर बताइए क्या रहेगी आपकी कॉल? मैं जाऊंगा हीरो मोटर्स के साथ। मुझे हीरो मोटर्स पसंद है, ब्रेकआउट मिला है, कंसोलिडेशन मिला है और बढ़िया मूव में ट्रेड कर रहा है। 3860 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा 3825, टारगेट होगा 3925। हीरो मोटर्स तेजी है। हीरो मोटो 3925 के लिए मौका तेजी का। चंदन, आपका BTST? बिल्कुल, देखिए हमने यहाँ पे पावर कंपनीज की बात करी थी स्टार्ट में, और अब मैं फोकस करूँगा डिपॉजिट रिलेटेड कंपनीज पे। तो CDSL पे खरीदारी की सलाह है। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और लगभग 8-10 दिनों का कंसोलिडेशन के बाद में वापस मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। वीकली चार्ट सेटअप पॉजिटिव और डेली का कंसोलिडेशन एक नया मूव लेके आएगा, तो इसलिए CDSL पे खरीदारी की सलाह। 1910 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 2010 के टारगेट। ओके, CDSL आपका बाय है 1947 पे। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नज़र है यूनाइटेड स्पिरिट्स पे। अगर आप इसका पैटर्न देखें तो एक सेल था, सेल के बाद इमीडिएट शार्प रिकवरी है। दैट सिंपली शोज कि टेक्निकली हम इसे एक बेयर ट्रैप सिचुएशन कहते हैं, तो प्रोबेबली यहाँ पे एक स्विंग मिलता है। तो कहाँ तक जाएगा? देखिए मेरे हिसाब से 1110 1120 ये इसका स्विंग का टारगेट बनेगा। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स बाय करें, मैकडोवेल्स यानी F&O में इसे बाय करें। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करेंगे हम, वो रहेगा 1055 का। ओके, चलिए ये USL हो गया आपका। मानस, आपका पे क्या रहेगा? बायोकॉन रहेगा। देखिए बायोकॉन पे खरीदारी करनी है। एक क्लियर कट ब्रेकआउट है, कंसोलिडेशन के बाद 100 मूविंग एवरेज ब्रीच हुए हैं, वॉल्यूम काफी बेहतर देखने को मिले हैं, तो करंट लेवल्स पे बायोकॉन के फ्यूचर में खरीदारी की जा सकती है। 245 का स्टॉप लॉस लगाइए और 260 रुपए के टारगेट बायोकॉन के फ्यूचर में होंगे। 250 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, 6 रुपए 90 पैसे का ट्रेड हो रहा है। 4 रुपए 60 पैसे के स्टॉप लॉस इस ऑप्शन में भी खरीदारी करिए और 11 रुपए तक के टारगेट सेट करिए। ओके, तो बायोकॉन में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और आज डिसेंट तेजी दिखा रहा है काउंटर। रुचित, आपका ट्रेड? BTST के लिए अडानी पोर्ट्स में खरीदारी की सलाह है। सो टेक्निकली एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है स्टॉक में, जहां पे ये रिसेंट जो ब्रेकआउट आया था उसके बाद कुछ दिनों का कंसोलिडेशन हुआ। आज फिर से अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में वो रेंज से स्टॉक बाहर निकल रहा है। तो करंट लेवल्स पे स्टॉक में खरीदारी करें। BTST के लिए 1040 के स्टॉप लॉस रखें और 1100 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें। तो ये फिलहाल आपके लिए वो ट्रेड आता हुआ अदानी पोर्ट का। एक बार अदानी टोटल गैस मुझे देख रहा है, और मैं इसीलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि खिलाड़ी नंबर 1 में स्टॉक इनफैक्ट 8% नीचे था। उस पर कॉन्ट्रा कॉल लेने की कोशिश प्रशांत ने की थी, लेकिन बाकी अदानी ग्रुप स्टॉक्स में रिवर्सल आया है, स्पेशली दिग्गजों में, लेकिन अदानी टोटल में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, वो 10% नीचे ही है। लेकिन आज का दिन अगर आप देखें, मिड कैप्स में आपको बहुत सारे और आइडियाज़ मिलेंगे। अब आज के सबसे ज़्यादा मोमेंटम गेनर्स में ध्यान दीजिएगा आपका GMR एयरपोर्ट, PFC REC की हमने खूब चर्चा कर ली, NMDC, और NMDC पर इनफैक्ट मानस आपने ट्रेड दिया था।
मेरे ख्याल में आज इस पर जो मोतीलाल की रिपोर्ट आई है उसका भी कुछ इम्पैक्ट आया है और वहाँ से भी तेज़ी और ज़ोर पकड़ रही है। ये 199 काफ़ी है या फिर अब और उसके ऊपर निकलेगा काउंटर? देखिए, अगर पोजिशनली बात करिए तो बिल्कुल आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर टाइम फ्रेम 3 से 6 महीने का रखें तो शायद आपको 240 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो पोजिशनली तो बहुत ही स्ट्रांग है, बट ट्रेडिंग के तौर पे 1 से 2 दिनों के जो टारगेट रहेंगे वो 199 के ही रहेंगे। ओके, तो 199 के ही टारगेट्स, लेकिन पोटेंशियल है स्टॉक में और तेजी दिखाने का लगभग 5% ऊपर। चलिए, अब क्लोजिंग के लिए सिर्फ 10-11 मिनट बचे हैं, तो आपने अब ये पोजीशन का क्या करना है? 20,928 के स्तर अनुज, निफ्टी बैंक कोशिश कर रहा है पॉजिटिव आने की, लेकिन 15 पॉइंट्स की ही गिरावट रह गई है, क्या किया जाए? कैरी करें, लॉन्ग एक स्टैंडर्ड है हमारा। और देखिए क्या हो रहा है आज मार्केट में, अगर आप कैरी करेंगे मैक्सिमम इंट्राडे में मार्केट आपको बीच बीच में डिप दे देगा, वो आपके लिए एक एडिशन करने का मौका होगा। मार्केट में कंसोलिडेशन हो रहा है, मार्केट में डिक्लाइन बिल्कुल भी नहीं है, और डिक्लाइन हो भी रही है तो वो टिक नहीं रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्लोजिंग में रिकवरी आ जाती है फिर। और एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, एक स्टॉक मार्केट में कहावत होती है, एमेचर्स ओपन द मार्केट, प्रोफेशनल्स क्लोज इट। मतलब आप क्लोजिंग में अगर लॉन्ग पोजीशन लेके जा रहे हैं तो मतलब जो सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेडर है ना, वही हिम्मत कर सकता है। BTST सिर्फ स्ट्रॉन्ग ट्रेडर या इनसाइडर, दो में से ही एक कर सकता है। तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग ट्रेडर्स कैरी करके जा रहे हैं। और एक चीज़ है, ये मार्केट अब मुझे इंडिकेशन दे रहा है एक फ्रेश ब्रेकआउट के। 3-4 दिन का कंसोलिडेशन हो चुका है, बस एक कल निफ्टी वाली एक्सपायरी में शायद थोड़ा सा और बचा हो कंसोलिडेशन, वो निकल जाए और बैंक निफ्टी शायद लीड करे, क्योंकि कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी, आज बैंक निफ्टी की हो गई, तो कल शायद बैंक निफ्टी उसको लीड करे। और नॉर्मली एनेक्डोटली अगर आप देखें एविडेंस, फेड कभी भी मार्केट को परेशान नहीं करता है डिसीजन वाले दिन। पहले डरा दे भले ही, लेकिन फेड डिसीजन वाले दिन ठीक ठाक ही रहता है। हाँ, वो पावल साहब बीच में आके थोड़ा सा कई बार वो उसमें पानी फेर देते हैं, लेकिन ठीक है। मेरे ख्याल से इवेंट में आप लॉन्ग जा रहे हैं, इसका मतलब अपने आप में ये है कि एक और चीज़ हुई, आज सारे वीक हैंड्स निकल चुके हैं। आज बहुत लोगों का स्टॉप लॉस लगा होगा, क्योंकि सबने 20,850 20,800 तक स्टॉप लॉस एडजस्ट करके रखा होगा। वो स्टॉप लॉस आज कई लोगों का लगा होगा, वो भी वीक हैंड्स निकले होंगे मार्केट से। अभी भी मोमेंटम इंटैक्ट है, मोमेंटम इंटैक्ट और वीक हैंड्स थोड़े से बाहर हटते हुए। और मिड कैप्स में हमने देखा है बहुत ही तगड़ा मूव देखने को मिला है। इनफैक्ट जो निफ्टी में रिवर्सल आया है वो भी काफ़ी सराहनीय है। आप ध्यान दीजिएगा कि डे लो से अब हम करीब करीब 162 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं, जो करीब 20,769 के आसपास था। और आज सुबह में हमने हाई क्या छुआ था, 20,936। वो पूरे चांसेस हैं कि हम उसके आसपास ही जाकर क्लोज दिखाएंगे। 2 पॉइंट और हो जाए तो उन लेवल्स पर हम बैठे होंगे। अच्छा, 1-2 काउंटर्स जहाँ पर मोमेंटम रहा है, एक बार फटाफट से क्या मंगलम सीमेंट पर नज़र डाली जा सकती है? सीमेंट कंपनी लार्जली हम इसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन खूब दिखाया है इस काउंटर ने, करीब 6% का इजाफा। गावा साहब, रेडार पर है क्या मंगलम सीमेंट 579 के आसपास? बिल्कुल लेना चाहिए, लेने लायक है मंगलम सीमेंट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 550 पे है और ट्रेड कर रहा है 580 के आसपास। तो मेरे ख्याल से अपू ऑन है, 600 का जोन है, रिसेंट आज पार भी किया था, लेकिन उसके ऊपर ही रहने वाला है। इसमें जो भी ये जो मोमेंटम नजर आता है, ये कह सकते हैं एक पॉज मूव है। तो यस, वन कैन बाय एंड टेक। स्टॉप होगा 540 का मंगलम सीमेंट। ओके, मंगलम सीमेंट। इस बीच जरा प्लीज मार्केट ब्रेथ लेके आइए इन डेरिवेटिव्स। हम डे हाई पे क्लोज हो रहा है, लेकिन बात डे हाई की नहीं है, बात महत्वपूर्ण ये है कि आज की लोअर शेयर काफ़ी वाइड है, लोअर लेवल से स्ट्रॉन्ग रिकवरी। और हम एक बार फिर से हम अपनी पिछले 5 दिन की चैनल के बीच में आके स्थिर हो गए हैं। मार्केट ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स, आइए देखते हैं। लॉन्ग 101 यानी डिप जब बाजार में आया टुवर्ड्स 2800, तो बाजार को पिक कर रहे थे लोग लोअर लेवल्स पे। 101 लॉन्ग्स थे, शॉर्ट कवरिंग 34 में, दैट कंसोलिडेटेड फिगर अप्रॉक्सीमेटली 135, 41 में शॉर्टिंग और 9 में लॉन्ग अनवाइंडिंग रही। आइए देखते हैं 101 के फिगर्स कहाँ से आई और ये लॉन्ग्स कहाँ पे विजिबल थे। मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक आज पावर स्पेस, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स और साथ ही साथ कुछ फार्मा, RECPFC का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन, GMR एयरपोर्ट्स ये डेकेड हाई पर, HPCL, OMCs में और NMDC अगर आप देखें तो करीब 4.5% ऊपर रहा। स्ट्रॉन्ग मूव थे इन स्पेसिस में। और अगली स्लाइड जो आएगी शॉर्ट कवरिंग की, उसमें सबसे ऊपर जो मौजूद है स्टॉक्स, सेल, सुबह बातचीत हुई थी मानस सिस पे, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, PL और विंडो फार्मा आज डेरिवेटिव्स में सबसे स्ट्रॉन्ग है। सेम इज द केस विद एल्केम, लगभग 2.5% ऊपर। अगली स्लाइड आएगी शॉर्टिंग की
हालांकि ये तबका बाजार का काफ़ी कमज़ोर था, यानी शॉर्टिंग कम हुई, फिगर्स थोड़ी कम थी, लेकिन हाँ आज आईटी आई मीन यूएस में एक बड़े वर्डिक्ट से पहले साथ ही साथ ओरेकल के जो नतीजे रहे, स्पेशली अगर आप देखें जो वहाँ पे क्लाउड रेवेन्यूज़ जो थे वो जो थोड़ा इससे इस बार कमज़ोर नजर आया, उसका एक इम्पैक्ट पड़ा, अभी चर्चा हुई थी उस पर। और इन्फोसिस, टीसीएस, पीआई इंडस्ट्रीज, लॉरस लैब, एक्सिस बैंक आज बैकफुट पे रहे। एक्सिस बैंक इनिशियली अगर आप देखें वो चंक ब्लॉक विंडो में एग्जीक्यूट होने के बाद रिकवरी थी, लेकिन फिर सिंक हुआ। बाकी बलरामपुर चीनी, जी एंटरटेनमेंट, हेवल्स, जेएसडब्ल्यू स्टील और बाटा आज बैकफुट पर रहे। हालांकि लॉसेस सब्सटेंशियल नहीं थे, बाटा का सिर्फ 0.5%। बैंक निफ्टी वेल विद इन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ आई थिंक जो आज की हमारी एक्सपायरी डे था उसकी ट्रेजेक्ट्री थी। 47,200 पे कॉल राइटर थे, 46,800 पे पुट राइटर्स थे, ठीक उसके बीचों बीच होती हुई निफ्टी फिर भी एक स्ट्रॉन्ग माइलेज लेके क्लोज होता हुआ करीब करीब 20,939 के जोन में। हर्षदा ओके, मोमेंटम तगड़ा है, बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं वीरू। और आखिरी 5 मिनट में 1-2 ट्रेड्स देख लेते हैं, इनमें से क्या पसंद आ रहा है हमारे जानकारों को। दरअसल कल के लिए ऑटो कंपनियों में हमने टीवीएस की बात की, गावा साहब ने हीरो का जिक्र किया। एक बार आयशर मोटर्स और एमएनएम दोनों ही स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लाते हैं, क्योंकि दोनों ही लगभग 2-2.25% के गेंस पर टिक रहे हैं। मानस, इनमें से कोई जो आप कल के लिए पिक करना चाहेंगे? देखिए, इन दोनों को कंपेयर करें तो एमएनएम आई थिंक ज्यादा बेहतर लगता है। स्टॉक करेक्ट हुआ है, 22 मूविंग एवरेज के थोड़ा सा ऊपर सपोर्ट लिया है, पैटर्न पॉजिटिव है, तो यहाँ पर खरीदारी करके जाया जा सकता है। 1644 का स्टॉप लॉस लगाना है, और जो पिछले हाई 1710 के हैं स्टॉक उसको वापस टेस्ट कर सकता है। तो एमएनएम ज़्यादा शानदार इनफैक्ट कैरी करने के लिए। अच्छा, लास्ट आवर में जो रिकवरी आई है उसमें अदानी पोर्ट तो एक डेफिनेट ट्रेड रहा है, जिसमें बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला। अब नियरली 3% के गेंस। अदानी एंटरप्राइजेज में भी लगभग 1% तक की रिकवरी आती हुई। और एलएनटी में रुझान खरीदारी का बना है। एलएनटी पर रुचित एक व्यू दे पाएंगे क्या आप? करंट लेवल्स पे 3407 अगर ये क्लोजिंग स्तर है, कल के लिए क्या होगा? ब्रॉडर ट्रेंड तो काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। अगर विद इन द कैपिटल गुड सेक्टर भी देखेंगे तो स्टॉक ने एक लीडरशिप ली है पिछले कुछ महीनों में, और अभी भी यहाँ पे कोई रिवर्सल के साइंस नहीं है। अब 3300 इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, तो ये लेवल जब तक इंटैक्ट है तब तक 3520 से 3540 के रेंज नेक्स्ट 1 से 2 दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अभी एक आखिरी स्टॉक जो मैं आज के लिए स्पॉट करना चाहूँगा, जो आज सुबह हमने एक हैशटैग डिस्कशन किया था कि एक ऐसा बिग स्टॉक जो आज आपको एक मौका देगा पैसा कमाने का, और वो था बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन न्यूज़ क्या थी कि आज बैंक ऑफ इंडिया गिरेगा, लेकिन इशू ये क्या है, गिरेगा एक चीज़ है, लेकिन उसमें पैसा कैसे बनेगा वो एक दूसरी चीज़ है। तो वो गिरा ऑब्वियसली, लेकिन उसके बाद वहाँ से अच्छी खासी रिकवरी, 4% की रिकवरी यहाँ पर। और ये क्यों? क्योंकि QIP इन्वेस्टर्स ने 100 रुपये पे पैसा लगाया था, 110-112 का रेट था स्क्रीन पर। ऑब्वियसली आप बेचेंगे अगर आपको 2 हफ्ते में 12% मिल रहे हैं तो, लेकिन डिमांड इतनी स्ट्रांग थी वहाँ पर कि उसके बाद जैसे ही वो लेवल मिले आपको 108-109 के करीब, वहाँ पर भरकर बाइंग हो गई। और अब ये स्टॉक मुझे लग रहा है यहाँ से बॉटम आउट हो चुका है। और जैसे मैं कह रहा था, अगला ट्रिगर इसमें आएगा अगर ये F&O में इंक्लूड हो गया तो, क्योंकि सारे ट्रिगर्स मीट करता है ये। तो ये मेरे ख्याल से ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको अभी भी ध्यान रखना है पैसा बनाने के लिए। तो ये देखिए, आज का बड़ा मूव रहा है, निचले लेवल से रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली है। चलिए फटाफट से आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं वॉल, और वॉल में आप देखेंगे क्लोजिंग कहाँ पर हो रही है। तो डे हाई के करीब ही ये इंडेक्स जाकर टिकता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट डे हाई इसने बना लिया है 20,947 का, और वहाँ पर वो क्लोज आ रहा है 41-40 अंकों की बढ़त देखने को मिली। डे लो से बहुत बढ़िया रिकवरी। निफ्टी बैंक भी 47,100 के पार आता हुआ 13-12 पॉइंट ऊपर है, लेकिन ऐसा लगा था कि आज ये काम से गया, लेकिन पॉजिटिव जोन में आ चुका है। निफ्टी आईटी में प्रेशर था, ये एक पॉकेट था जहाँ पर वीकनेस बनी हुई है। TCS, इन्फोसिस, इन्होंने दरअसल लीड किया और सेल साइड के ट्रेड को, लेकिन बाकी पूरे बाजार में तेजी। अब तेजी कहाँ पर आई? तो सबसे बड़ा पॉकेट जहाँ पर खरीदारी देखने को मिली वो पावर कंपनियाँ थी। NTPC, पावर ग्रिड दिग्गजों में। दूसरी तरफ आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे PFC, REC जैसे ट्रेड्स में ज़बरदस्त तेज़ी। इरेडा एक और स्टॉक जो हम मैप करते आए हैं, वहाँ पर लगभग 9-10% तक का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। तो ये आज के आउट परफॉर्मर्स थे। इसके साथ ही हमने देखा ऑटो कंपनियों में जोश। TVS मोटर न्यू हाइस पर ये काउंटर। निफ्टी ऑटो इंडेक्स पूरा 1.25% ऊपर, TVS मोटर 4% के गेंस पर। हीरो मोटोकॉर्प देखिए, आप देखिए आयशर मोटर्स, आप देखिए M&M जैसे काउंटर्स, इन सब में अच्छी तेजी, 3-2% तक के गेंस इधर बनते दिखाई दिए हैं। तो एक और पॉकेट मजबूती का रहा है।
दिग्गजों में आप गौर करेंगे तो मार्केट क्लोज के आसपास अदानी पोर्ट में बहुत बढ़िया मूव देखा गया, लगभग 3% ऊपर वो स्टॉक जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका साथ दिया आज एल&टी ने। एल&टी दिन भर दरअसल मजबूत था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से हमने देखा है गेंस नजर आए हैं, अच्छी तेजी, ये स्टॉक कर भी 620 के आसपास जाकर टिक रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, रिलायंस आधा % ही ऊपर, लेकिन मूव यहाँ पर खरीदारी का बना है। तो ये कुछ दिग्गज काउंटर्स थे जहाँ पर एक्शन बनता दिखाई दिया। अब आते हैं मिड कैप साइड पर, और मिड कैप साइड पर हमने देखा है आज के दिन ऑफ कोर्स GMR एयरपोर्ट ने आउट परफॉर्म किया है। इसके साथ साथ आप गौर करेंगे तो कुछ छोटे छोटे पॉकेट्स में हमने देखा, जैसे मैं मंगलम सीमेंट मेंशन कर रही थी, वहां पर कुछ एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया था। ये कुछ काउंटर्स थे जहां पर हमने देखा है कुछ ट्रैक्शन दिख रहा है। आज दोबारा से PI इंडस्ट्रीज के लिए कमजोरी का दिन, और वो स्टॉक क्लोजिंग पर कहां जाकर टिक रहा है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। PI इंडस्ट्रीज का आई थिंक 1 से 1.5% का नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है 3422 पर। लेकर आते हैं आपके लिए हीट मैप, और उसमें साफ होगा कि ब्रेथ की सिचुएशन क्या है, क्योंकि एक समय ऐसा था मार्केट ब्रेथ नेगेटिव हो रही थी। स्थिति दिग्गजों में थोड़ी सी कंट्रोल में थी, खरीदारी की पोजीशंस जो बनी है। ऑफ कोर्स वीकर साइड पर इन्फी, TCS जैसे काउंटर्स, एक्सिस बैंक जैसे काउंटर्स, एक्सिस के लिए तो वजह थी वो ब्लॉक डील जो हुई है। बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा में कुछ मुनाफा वसूली का दिन था। आज फार्मा भी आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया है। सन फार्मा, सिप्ला जैसे ट्रेड सामने निकल कर आए हैं जहां पर खरीदारी। डॉक्टर रेड्डीज में भी तेजी, और हाँ मेटल्स में हिंडाल्को, सेल, NMDC, ये कुछ और काउंटर्स थे वायदे में जहां पर तेजी की पोजीशंस बनी हैं। आज का क्लोज एक पॉजिटिव नोट पर था। वॉलेटिलिटी के बीच हम करीब 25 पॉइंट ऊपर जाकर टिक रहे हैं, जो अच्छी बात है। निफ्टी बैंक भले ही फ्लैट हो, लेकिन 47,100 पर जाकर टिकने में कामयाब। अब सीधा सौदा में आशीष और नीरज के बीच का मुकाबला। शिल्पा मेडिकेयर 2% ऊपर था। KIOCL, लॉरस लैब्स, इंडियन बैंक, ये कुछ काउंटर्स जहां पर प्रेशर देखने को मिला। शॉर्ट साइड पर रखे थे आशीष ने। नीरज ने क्या पिक किया? नीरज ने रखा तेजी में HPCL, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंटरग्लोब एविएशन, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, और यहाँ पर अच्छा पैसा बनता दिखाई दिया है। बिल्कुल। अच्छा, आखिरी में एक बार अदानी पोर्ट्स लेकर आइए। लास्ट के 5 मिनट में शानदार मोमेंटम आया अदानी ग्रुप स्टॉक्स में, जिसको लीड किया अदानी पोर्ट्स ने। ये देखिए पिछले लास्ट के 5 मिनट का चार्ट, शानदार मोमेंटम के साथ ये कंपनी, ये स्टॉक बंद हुआ। और एक बार अदानी एंटरप्राइजेस भी देख लीजिए। अदानी एंटरप्राइजेस में भी ऑलमोस्ट इसी तरीके का मोड आपको दिखाई दिया। कुल मिलाकर मार्केट की क्लोज अच्छी रही। मिड कैप देखिए फ्रेश रिकॉर्ड हाई पर, स्मॉल कैप देखिए फ्रेश रिकॉर्ड हाई पर, और निफ्टी में आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। आज दोजी फॉर्मेशन हुई निफ्टी में, जहां ओपनिंग हुई वहीं क्लोजिंग हुई। इन बिटवीन मार्केट ने कल का लो तोड़ा। ये पैटर्न जो है अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कल देखते हैं। अब कल निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो वीरो कल सुबह जुड़ते हैं और देखते हैं कि क्या आप तैयार हैं हम एक कंसोलिडेशन के बाद अगले मूव के लिए। बिल्कुल बिल्कुल अनुज, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो गई, वेल विद इन द रेंज। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारो। कल फिर होगी मुलाकात इस पैनल की। हर्षता, मैं, आशीष, नीरज और अनुज सुबह सुबह पहले मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।